एक ऑनलाइन गेम है जिसके बारे में हमें पता चला। उसकी ऑफिशियल रिलीज में 1 महीना बाकी था और उसने पहले ही 50 मिलियन खिलाड़ी और कुल 400 सर्वर जोड़ लिए थे। उसकी इस जबरदस्त कामयाबी का सिर्फ एक ही कारण था, माइनस ये गेम एक पूरी तरह से इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी बनाता था। यहां तक कि जिन लोगों ने एक समय पर इसे नामुमकिन कहा था, वे भी इस नई दुनिया को अपना रहे थे। इन्हीं में से एक था हमारा हीरो, जो अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठा था और अचानक उसे समुद्र की ताज़ी हवा की खुशबू आने लगी। उसका नाम था ली कीहो और गेम में उसका निक नेम था मो। अचानक किसी की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका ध्यान टूट गया। वो चौंक कर मुड़ा और देखने लगा कि कौन है। एक और लड़का उससे बोला कि अगर तुम बस खड़े होकर कुछ नहीं कर रहे हो तो साइड हो जाओ, क्योंकि तुम लड़ाई के बीच में आ रहे हो। मो ने माफी मांगी तो उस लड़के ने कहा कि क्लियर होने के नाते हमें एक दूसरे के रास्ते में नहीं आना चाहिए। हमें पता चला कि हमारा हीरो एक स्लाइम क्लीनर है। जब से ये गेम सर्किट इतना हिट हुआ, गेम की करेंसी और आइटम्स की असली दुनिया में भी कीमत हो गई थी। इसमें 3 तरह के आइटम थे, कॉमन, मैजिक और रेयर। पहले वाले यानी कॉमन आइटम्स की ज्यादा कीमत नहीं थी, लेकिन मैजिक आइटम्स की बहुत कीमत थी, क्योंकि उनसे बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते थे। चूंकि हर लेवल अप पर एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है, इसलिए अगर किसी आइटम से 1 पॉइंट मिलता है तो उसका असर लेवल अप जैसा ही होता है। और जैसे जैसे खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, उनकी शारीरिक ताकत भी बढ़ती जाती है, जिससे वे एक प्रोफेशनल बॉक्सर जितनी ताकत हासिल कर सकते हैं। इसीलिए मैजिक आइटम भले ही सिर्फ एक एट्रीब्यूट पॉइंट ही दे, आसानी से $10,000 के आसपास का हो सकता है। गेम लॉन्च होने के बाद से अब तक कोई भी रेयर आइटम नहीं मिला था, जिससे वो और भी रहस्यमयी हो गया था। रेयर के ऊपर के रैंक की भी अफवाहें थीं, लेकिन फिलहाल मैजिक आइटम्स ही सबसे अच्छे थे जो उपलब्ध थे। ये आइटम स्लाइम मॉन्स्टर्स से मिल सकते थे, जिन्हें मारना बहुत आसान था। यही वजह थी कि बहुत से खिलाड़ी उन छोटे मॉन्स्टर्स का शिकार करते थे, इस उम्मीद में कि वे अमीर बन जाएंगे। खिलाड़ियों के इस ग्रुप को स्लाइम क्लीनर्स कहते थे और ली कीहो भी उन्हीं में से एक था। फिर भी मैजिक आइटम मिलने की दर, ड्रॉप रेट बहुत कम थी। यही वजह थी कि हमारा हीरो पिछले 2 महीने से स्लाइम का शिकार कर रहा था। फिर भी वो अपने लक्ष्य के कहीं भी पास नहीं पहुंच पाया था। एक और नाकाम शिकार के बाद उसने लिंडर ओक के तटीय शहर जाने का फैसला किया। वो हैरान रह गया जब एक दुकानदार ने उसके एक आइटम के सिर्फ 20 चांदी के सिक्के दिए। उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी समझाता है कि बाजार स्लाइम के सामान से भरा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें बेच रहे हैं और यही सबसे अच्छा दाम है जो वो अभी दे सकता है। ली कीहो मना कर देता है, अपना आइटम वापस लेता है और उसे अपने सोचे हुए दाम से आधे पर बेचने का फैसला करता है। एक बेंच पर बैठा लड़का सोचता है कि पूरे दिन स्लाइम का शिकार करने के बाद भी उसने कितना कम पैसा कमाया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इतने सारे लोगों के शिकार करने की वजह से स्लाइम की संख्या कम होती जा रही थी। हताश होकर वो सोचता है कि वो कितने समय से ये सब कर रहा है और सबसे कीमती चीज जो उसने कमाई थी वो सिर्फ 5 सोने के सिक्के थे। ऊपर से उसकी स्टील की तलवार, जो एक साधारण शुरुआती हथियार और कॉमन आइटम था, टूटने वाला था। एक नए हथियार की कीमत उसके उन 5 सोने के सिक्कों से कहीं ज्यादा थी। आंखों में आंसू लिए ली कीहो ने निष्कर्ष निकाला कि ये गेम बेकार है, खासकर इसलिए क्योंकि ये किस्मत पर आधारित है, योग्यता या मेहनत पर नहीं। अगर ऐसा होता तो वो अब तक मासिक फीस चुकाने लायक पैसे कमा चुका होता। दूसरे खिलाड़ियों को हंसते हुए देखकर लड़का कहता है कि अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वो इन 2 महीनों में बस बाकी लोगों की तरह वर्चुअल रियलिटी का आनंद लेता और कोई पार्ट टाइम नौकरी कर लेता। जब कुछ नहीं बचा तो उसने गेम से लॉग आउट करने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसे अपनी इन्वेंट्री चेक करनी थी। चूंकि 5 सोने के सिक्के असली दुनिया के लगभग $500 के बराबर थे, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को देखकर लड़के को लगा कि अभी ये करना सही नहीं है, क्योंकि अगर वो हमेशा के लिए गेम छोड़ रहा है तो पहले थोड़ा और मुनाफा कमाने की कोशिश क्यों न की जाए। साइड में देखते हुए मो सोचता है कि क्या करने के लिए कुछ मजेदार है। उसे एक भीड़ दिखाई देती है जो चिल्ला रही है और एक गेम को लेकर उत्साहित है, जहां एक कांपता हुआ आदमी अपनी 8वीं कोशिश के लिए तैयार हो रहा है। ये प्रार्थना कर रहा है कि इस बार वो सफल हो जाए। एक छोटा सा धमाका होता है और हमें पता चलता है कि उस आदमी को सिर्फ एक इंसान जैसी मछली मिली है जो खाने लायक नहीं है। वो रोते हुए वहां से चला गया और उस जीव को हवा में उछाल दिया, जबकि दूसरे लोग उसकी बदकिस्मती पर हंस रहे थे। पास आते हुए ली कीहो सोचता है कि क्या ये कोई आइटम गाचा, एक तरह का गेम है। तभी कोई कहता है कि वो लड़का थोड़ी देर और खेलता तो उसे एक बेहतर आइटम मिल सकता था। गेम का मालिक भीड़ का ध्यान खींचता है और पूछता है कि क्या कोई और अपनी किस्मत आजमाना चाहेगा। ये सुनकर हमारा लड़का चौंक जाता है, क्योंकि वो बताता है कि एक स्पिन की कीमत 5 सोने के सिक्के है। उसके चेहरे पर भाव देखकर बूढ़ा आदमी कहता है कि वो रुचि रखता है और फिर पूछता है कि वो एक बार कोशिश क्यों नहीं करता। हकलाते हुए कीहो कहता है कि वो बस देख रहा है। वो आदमी चाल चलते हुए कहता है कि आराम करो। वो एक खास ऊर्जा महसूस कर सकता है और सबको बताता है कि इस लड़के के शरीर में बहुत ज्यादा किस्मत भरी हुई है। मुस्कुराते हुए बूढ़ा आदमी यहां तक कहता है कि वो उसी जैसे किसी का इंतजार कर रहा था।
हमारे हीरो के बगल में एक लड़का कहता है कि इस आदमी ने मछली जीतने वाले लड़के को भी यही बात कही थी, जिस पर दुकानदार जोर से हंसने लगता है। उसे कोई परवाह नहीं थी। हमारा लड़का सोचता है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता और अपने इकलौते सोने के सिक्के एक खास आइटम पाने के मौके के लिए कुर्बान करने का फैसला करता है। एक सराय में पहुंचकर वो खिड़की से बाहर देखता है, सोचता है कि उस भीड़ से दूर रहना ही सबसे अच्छा था जिसने उसकी नाकामी पर तालियां बजाई थीं, भले ही उसे अपना सारा पैसा एक कमरा किराए पर लेने में खर्च करना पड़ा हो। एक तरफ देखते हुए ली कीहो कहता है कि जब से वो स्लाइम का शिकार कर रहा है उसकी कोई भी अच्छी याद नहीं है, इसलिए वो बस अपना खरीदा हुआ आइटम खोलेगा और यहां से निकल जाएगा। जैसे ही वो प्रक्रिया शुरू करता है, उस पत्थर से एक बैंगनी रोशनी चमकने लगती है, जिससे लड़का काफी हैरान और चकित हो जाता है। उसे गेम के बारे में अपनी हर जानकारी याद आती है और कैसे जादुई आइटम की कीमत एक पूरी दौलत के बराबर होती है। वो कहता है कि उसकी आंखों के सामने जो हो रहा है वो पहले उसने जो देखा था उससे बिल्कुल अलग है। पत्थर तेजी से चमकता रहता है और उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, जिससे हमारे हीरो को अपनी आंखें बचानी पड़ती हैं ताकि वो देख सके। हम देखते हैं कि रोशनी उसके कमरे की खिड़की से भी दिखाई दे रही है, जिससे सड़क पर चल रहे एक आदमी का ध्यान जाता है। डरा हुआ लड़का जमीन पर गिर जाता है, लेकिन एक सेकंड के लिए भी अपनी नजर उस आइटम से नहीं हटाता। अचानक एक क्रिस्टल वाला हार उसके हाथ में उतरने लगता है, जो खुद को स्टार ऑफ पोलरम नाम का आइटम बताता है। ये एक रेयर तरह का हार है जो यूजर की एचपी रीजनरेशन, स्वास्थ्य फिर से भरने को बहुत बढ़ाता है। और भी कई प्रभावशाली स्टैट्स के साथ ली कीहो हैरान होकर सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है। एक दिन बाद लड़के को सर्किट टीवी पर जीएम कोरिया के दूसरे सबसे बड़े स्ट्रीमर का प्रसारण याद आता है। उस प्रसारण में वो आदमी वर्तमान में चर्चित आइटमों के बारे में बात कर रहा था। सबसे पहला जो ऑक्शन हाउस में सबसे ऊंची कीमत पर बिका था वो था रिंग ऑफ एंस, एक जादुई रैंक का आइटम। कहानी ये थी कि ये उत्तरी बॉस के क्षेत्र में गिरा था और इसमें जीवन को फिर से भरने, लाइफ रीजनरेशन का प्रभाव था, जिसे सभी जादुई प्रभावों में सबसे दुर्लभ माना जाता है और इसी कारण से यह अब तक का सबसे महंगा आइटम बन गया। सड़कों पर लोग ये देखकर हैरान थे। दूसरे चर्चित आइटम पर आते हुए जीएम ने कहा कि यह लैंडर्स कैवलरी नेकलेस था जो $39,000 में बिका था। सबवे में अपने फोन पर स्ट्रीम देखते हुए ली कीहो ने सोचा था कि उसे कभी ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जब तक कि कल तक सिर्फ किस्मत की वजह से स्टार ऑफ पोलरम उसके हाथों में आ गया। हमें पता चला कि सर्किट के 3 महीने पहले लॉन्च होने से पहले रेयर आइटम को ज्यादातर गेम में कचरा माना जाता था, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब सर्किट लॉन्च हुआ, जहां जादुई आइटम अब ऑक्शन हाउस में सबसे मूल्यवान है, क्योंकि अब तक कोई भी रेयर आइटम खोजा नहीं गया था। हार को पकड़े हुए हमारा हीरो खुद को रोक नहीं पाता और जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिससे वे चमकने लगती हैं। राहत और अविश्वसनीय खुशी महसूस करते हुए वो घुटनों पर बैठ जाता है और प्रकट होने के लिए आइटम का धन्यवाद करता है। अपने उत्साह से थोड़ा नीचे आते हुए लड़का सोचता है कि इस वस्तु की कीमत कितनी होगी, क्योंकि इसके प्रभाव मानक जादुई आइटमों से पूरी तरह से अलग हैं, जिसमें सबसे मूल्यवान स्टैट को 17.7 पर रेट किया गया है। ली कीहो फिर निष्कर्ष निकालता है कि स्टार ऑफ पोलरम की कीमत कम से कम 1 मिलियन होगी, जिसका मतलब है कि मासिक बिल अब कोई समस्या नहीं होगी और वो न केवल एक बढ़िया घर खरीद पाएगा बल्कि 1 साल की कार भी खरीद पाएगा। पैनल खोलते हुए लड़का जल्द से जल्द आइटम को ऑक्शन हाउस में डालने का फैसला करता है, लेकिन जब वो हार को देखता है तो वो पहले इसे परखने का फैसला करता है, क्योंकि उसने सुना था कि सिर्फ 3 से 5 अतिरिक्त ताकत होने से कोई व्यक्ति पूरी तरह से अलग महसूस करता है। और चूंकि वो एक स्लाइम को मारने में भी संघर्ष कर रहा था, अगर वो हार का इस्तेमाल करता है तो शायद वो भी टॉप हाई रैंकर्स जैसा बन सकता है। इस दुविधा में फंसकर हमारा लड़का कहता है कि अगर वो उन सभी परेशानियों के बारे में सोचे जिनसे वो गुजर चुका है तो उसे बस इसे बेच देना चाहिए और खुश रहना चाहिए। लेकिन रुकना और आइटम का इस्तेमाल करना शायद पिछले 2 महीनों में उसने जो कुछ भी सहा है उसका असली इनाम हो सकता है। इसके अलावा वो जब चाहे इसे बेच सकता है। अपने एट्रीब्यूट्स को देखते हुए ली कीहो सोचता है कि वे सभी कितने भयानक हैं और एक बार और हमेशा के लिए हार को पहनकर आजमाने का फैसला करता है। एक बहुत ही अजीब सी सनसनी उसके पूरे शरीर में दौड़ने लगी, जिससे वो दर्द में चिल्ला उठा और कुछ राहत पाने के लिए बिस्तर पर गिर गया। वो सोचता है कि क्या ये एक साथ 18 लेवल पाने जैसा है और कोई ऐसा क्यों बनाएगा जो ये सब करता है। अपने एक हाथ को देखते हुए हमारा हीरो ये निष्कर्ष निकालता है कि इस हार के साइड इफेक्ट भी अच्छे नहीं होंगे। अपनी इन्वेंट्री को फिर से खोलकर एक सिक्का उठाते हुए लड़के ने अपनी ताकत का परीक्षण करने का फैसला किया। सिर्फ 2 उंगलियों से वह उस सिक्के को कुचलने में कामयाब रहा। वह इस बात से हैरान था कि अब वो कितना शक्तिशाली हो गया था। बिस्तर से उठकर अब बिना किसी दर्द के हमारा लड़का अपने नए आइटम को आजमाने का फैसला करता है। हमें एस्प्रागन के महान शहर में लाया जाता है और हमें पता चलता है कि यही वो जगह है जहां ज्यादातर खिलाड़ी रहते हैं। हमारा हीरो भी अब यहीं है। सड़कों पर चलते हुए वो सोचता है कि जैसा कि एक बड़े शहर से उम्मीद की जाती है, यहाँ के निवासियों के उपकरण वाकई बहुत अच्छे हैं।
वो सोचता है कि क्या यहाँ आकर उसने ज्यादा तो नहीं कर दिया, क्योंकि हार के अलावा उसके पास सिर्फ एक पुरानी तलवार है जिससे किसी टीम का शिकार करना एक मुश्किल काम है। इसी वजह से ली कीहो सोचता है कि क्या अकेले कोई क्वेस्ट करना बेहतर नहीं हो। अचानक कोई उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो एक तलवारबाज है। ठीक से देखे बिना लड़का हाँ कहता है, लेकिन अपने पीछे एक युवा तीरंदाज को देखकर वो हैरान हो जाता है। एक दोस्ताना मुस्कान के साथ लड़की पूछती है कि क्या वो किसी पार्टी की तलाश में है, जिससे मो को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। उसे और भी हैरान करते हुए तीरंदाज उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि उसकी टीम में एक जगह खाली है जो वो अभी ले सकता है अगर वो तैयार है। थोड़ी दूरी पर हम एक आदमी और एक युवा लड़के को एक दीवार से टिके हुए देखते हैं। अधीर होकर बख्तरबंद आदमी पूछता है कि शेरोन कहाँ गई और उसे इतनी देर क्यों लग रही है। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लड़का कहता है कि उन्हें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। आखिर लड़कियों ने उन्हें पहले कभी निराश नहीं किया था। अपना हाथ बढ़ाते हुए वो लड़की आती है और उन दोनों का ध्यान खींचती है। कहती है कि उसने कहा था कि वो किसी को ढूंढ लेगी। उसके बगल में हम ली कीहो को देखते हैं। उस आदमी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वो लड़के को शुरुआती गियर और एक तलवार पहने हुए देखता है जो टूटने वाली लगती है। फिर वो धीरे से लड़की अपनी भतीजी से पूछता है कि क्या उसे सच में नहीं लगता कि वो टीम में किसी बेकार लड़के को ले आई है। शिरोन अपने चाचा से कहती है कि वो आराम करें, क्योंकि भले ही ये लड़का कमजोर दिखता हो, वो निश्चित है कि वो उन सभी से ज्यादा मजबूत है। उसे ये उसकी ईगल आई स्किल की वजह से पता है, जो उसे दूसरे लोगों के एट्रीब्यूट्स का अनुमान लगाने की अनुमति देती है। एक और व्यक्ति आता है और पूछता है कि क्या सब तैयार हैं, और बख्तरबंद आदमी हाँ कहता है। ली कीहो ये देखकर दंग रह जाता है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सिल्वर के गिल्ड मास्टर और एक हाई लेवल मेज होने के लिए मशहूर सोरा मिम है, जो 5 जादुई आइटम से लैस है। मुस्कुराते हुए सफेद बालों वाला आदमी कहता है कि अगर ऐसा है तो वे शुरू कर सकते हैं, ये बताते हुए कि वो भी इस रेड में शामिल होगा। चिल्लाकर वो पास के लोगों का ध्यान खींचता है और उनकी सिल्वर गिल्ड द्वारा आयोजित ट्रोल सब्जुगेशन रेड में आने के लिए उनका धन्यवाद करता है। ये सुनकर हमारा हीरो और भी हैरान हो जाता है। हमें पता चलता है कि सबसे कम लेवल के मॉन्स्टर्स में से एक होने के बावजूद ट्रोल्स में बेहद ज्यादा रीजनरेशन होती है, और तो और उनकी राक्षसी ताकत का तो कहना ही क्या, जो एक हाथ से एक चट्टान को कुचल सकते हैं, जिससे वे ऐसे विरोधी बन जाते हैं जिन्हें बिल्कुल भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। सोच में डूबे ली कीहो सोचता है कि क्या वो जीत पाएगा। कहीं से भी पार्टी का दूसरा लड़का कहता है कि ट्रोल्स बहुत आक्रामक भी होते हैं और वे तब तक नहीं रुकते जब तक कि वे अपने विरोधी को खत्म नहीं कर देते। अरे वाह, तो सुनो, वो बख्तरबंद बंदा कहता है कि फिर भी ये जो जीव है ना, ये आग और श्राप के आगे बहुत कमजोर हैं और इतने धीरे चलते हैं कि अगर तुम्हें इनका शिकार करने की आदत हो तो ये तो बस आसानी से हाथ आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनसे पैसा भी तो बहुत आता है। हमारा लड़का पूछता है क्या मतलब पैसा। तब शेरोन समझाता है जो सामान ट्रोल से गिरता है ना, वो बहुत अच्छे दामों में बिकता है, जैसे ट्रोल स्ट्रॉबेरी जूस जिससे ताकतवर दवाइयां बनती हैं, और उनकी खाल और हड्डियां जिनसे बढ़िया हथियार और कवच बनते हैं। यही वजह है कि ट्रोल्स को हराने के मिशन पर सिर्फ बड़े बड़े ग्रुप ही जाते हैं, और हम जैसे खिलाड़ियों को इसमें शामिल होने का मौका मिल रहा है तो हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। और तो और जो अफवाहें थीं कि सिल्वर गिल्ड नए खिलाड़ियों को ढूंढ रहा है, वो भी सच निकली, जिससे सब और भी ज्यादा खुश हो गए। फिर गायनिम कहता है कि वो तो बस कुछ ट्रोल स्ट्रॉबेरी जूस के टुकड़े भी पाकर खुश हो जाएगा, क्योंकि उस पैसे से वो अपनी कॉलेज की फीस भर सकता है। ये सुनकर को हैरान रह जाता है। जब उसे अपने जैसा ही कोई मिलता है तो वो मुस्कुराता है और उस लड़के से कहता है कि वो भी अपनी फीस भरने के बहुत करीब है। उन दोनों को देखकर वो तीर चलाने वाली लड़की कहती है कि काश वो भी अपने स्टूडेंट वाले दिनों में वापस जा पाती। उनकी बात के बीच में ही कोई चिल्लाता है और सबको ध्यान देने को कहता है। एक गंजा आदमी जो एक साधु जैसा लगता है ऐलान करता है कि अब से वो पूरी योजना समझाएगा। तभी बोरम निम आगे आता है, सबसे आगे होकर, और तुरंत नक्शा खोलकर बताता है कि अब वो ट्रोल को हराने के मिशन के बारे में समझाना शुरू करेगा। वहां मौजूद सभी लोगों को भी अपना अपना नक्शा खोलने के लिए कहा जाता है। वो आदमी फिर कहता है कि पिछले कुछ दिनों में उसके ग्रुप के लोगों ने बहुत बड़ा खतरा उठाकर ट्रोल्स को फंसाने के लिए जाल बिछाए हैं। तो योजना यह है कि पहले इन जीवों को हर जाल में फंसाया जाए, और जैसे ही कोई एक बीच में फंस जाए सब मिलकर उस पर हमला करें जबकि वो कमजोर हो। अपनी बात का एक हिस्सा खत्म करते हुए सिल्वरम कहता है कि चूंकि ट्रोल्स इंसान से धीरे होते हैं, इसलिए इस मिशन के सफल होने की संभावना ज्यादा है। हमारे लड़के के बगल में एक बंदा कहता है कि किसी मशहूर गिल्ड से निर्देश पाना वाकई अलग बात है, लेकिन कियो बस यही सोचता रहता है कि इस योजना से वो अपनी बढ़ी हुई ताकतों का अनुभव नहीं कर पाएगा। एक लड़का फिर पूछता है कि क्या ये मिशन कुछ ज्यादा ही अनुचित नहीं है, लेकिन वो बख्तरबंद आदमी कहता है कि वो इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो लड़का फिर हमारे हीरो को बताता है कि ट्रोल्स को जाल में फंसाने की जिम्मेदारी सिल्वर गिल्ड के किसी सदस्य की नहीं होगी। उनकी बात में शामिल होकर उस तीर चलाने वाली लड़की का चाचा कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बड़े इनाम के लिए हमले की टुकड़ी में रहेंगे,
शेरॉन फिर कहता है कि फिर भी हमें इस मिशन में शामिल होने का मौका मिला है तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या पता कोई जादुई चीज ही हाथ लग जाए। हमारा लड़का समझ जाता है कि एक ग्रुप का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा उनके साथ लड़ेगा। आखिरकार अपनी बात खत्म करते हुए सिल्वर्म कहता है कि इनाम योगदान के हिसाब से बांटे जाएंगे। कुछ देर बाद 0.3 के पास लड़कों के एक तिगड़ी में से एक पूछता है कि क्या उन्हें बस एक ट्रॉल ढूंढना है, और पुष्टि करते हुए वो टोपी वाला लड़का कहता है हाँ, और जैसे ही वो उन्हें मिले उन्हें उसे जाल की तरफ खींचना है। मुस्कुराते हुए लाल बालों वाला लड़का कहता है कि ये पागलपन है कि गिल्ड के सदस्य अकेले ही हमला करते हैं। फिर पूछता है कि क्या वो भी सिल्वर में शामिल होने के बाद ऐसा कर पाएंगे। जब वो अपने दोस्त को अपनी बांह से धक्का देते हुए देखता है तो वो उसे ध्यान से चलने को कहता है, लेकिन जो वो देखता है उससे वो दंग रह जाता है। हमें पता चलता है कि जब दोनों बातें कर रहे थे तब उनके ग्रुप के तीसरे सदस्य को एक ट्रॉल ने खत्म कर दिया था, जो अब चमकदार नारंगी आंखों से उनकी तरफ घूर रहा है, अपने विशाल झुंड के साथ, खुले मुंह के साथ। लड़के सोचते हैं कि कितने दानव हैं। जैसे ही वो जीव बिना रुके दहाड़ना शुरू करते हैं उन दोनों के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, ये समझते हुए कि ये मिशन उतना आसान नहीं होगा जितना उन्होंने सोचा था। वो टोपी वाला लड़का अपने दोस्त से चुप रहने और बस भागते रहने को कहता है। घबराए हुए दोनों भागते हैं, ये भी नहीं जानते कि कहाँ जाना है। ट्रोल्स उनके ठीक पीछे हैं। चीखते हुए लाल बालों वाला लड़का पूछता है कि जाल कहाँ है, और उसका दोस्त कहता है कि ये पेड़ों के बीच में ठीक आगे है। फिर दोनों कई सिल्वर गिल्ड के सदस्यों को चुपचाप खड़े देखते हैं, और जैसे ही वो काफी करीब आते हैं वो जश्न मनाते हैं कि वो जिंदा बच गए। जल्दबाजी में लाल बालों वाला लड़का अपनी तलवार पकड़ता है, उन ट्रोल्स पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है जो उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है। वो एक काली कीचड़ में कदम रखता है। अचानक रुककर वो सोचता है कि ये चीज क्या है, और वो एक चिपचिपे तेल के जाल में क्यों फंस गया जो आग लगने पर एक बड़ा विस्फोट करता है। आगे देखते हुए वो देखता है कि उसका दोस्त भी मारा गया था। वो तुरंत समझ जाता है कि अगला नंबर उसी का है। बिना किसी रास्ते के वो मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है, ये उम्मीद करते हुए कि गिल्ड का कोई आदमी हिलेगा। लेकिन वो सब उसकी हालत देखकर बस हंसते हैं। हैरान होकर वो पूछता है कि क्या ये वही है जो वो सोच रहा है। कार्रवाई करते हुए सिल्वर्म अपनी जादुई छड़ी को सक्रिय करता है, जिससे पूरे इलाके में एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फैल जाती है। अपनी तरफ आते हुए हमले को देखकर लाल बालों वाला लड़का अपनी आखिरी सांस लेता है। एक बड़ा विस्फोट होता है जिससे धूल का एक बादल उठता है। अभी भी शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए गिल्ड का नेता कहता है कि उसने शुरू से ही कहा था कि ये एक तेज और सुरक्षित शिकार होगा। उन्हें बस ये पता लगाना है कि अगला कौन है। वहां से दूर लियो और उसकी टीम ब्लैक माउंटेन के एरिया बॉस के सामने है, जो खोपड़ियों का हार पहने हैं और जिसकी आंखें भयानक लाल हैं, जिससे हमारा लड़का सोच में पड़ जाता है कि वो किस मुश्किल में फंस गया है। ये तब की बात है जब बख्तरबंद आदमी ने कहा था कि वो अकेले ही ट्रॉल को हरा सकता है, और दावा किया था कि उस जीव की हमला करने की ताकत उसकी ताकत के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मजाक में उसकी भतीजी कहती है कि अगर ऐसा है तो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो उसे संभाल लेगा, जबकि बाकी सब भाग जाएंगे। चिढ़कर लड़की का चाचा पूछता है कि वो ऐसा क्यों मान रही हैं कि वो जीत कर नहीं आएगा। तभी हमारे हीरो को एक दरार की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि ये किसी पहाड़ की चोटी से आ रही है। शेरोन लड़के से पूछता है कि उसने अभी क्या सुना है, अपनी उंगली से इशारा करते हुए। कियो को महसूस होता है कि उस बड़ी चट्टान के ऊपर कुछ है। अचानक तीर चलाने वाली की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो गुस्से वाला ट्रॉल चट्टान से कूदकर सबके ठीक सामने आ खड़ा हुआ है। उसकी तरफ मुड़ते हुए हमारा लड़का देखता रह जाता है, क्योंकि वो विशाल जीव अपना पहला हमला करने की तैयारी कर रहा होता है, जो उन दोनों को बस इसलिए नहीं लगता क्योंकि बख्तरबंद आदमी बीच में आ जाता है और अपनी ढाल से हमले को रोकता है, अपनी पूरी ताकत लगाकर। फिर भी वो दानव उसे ऐसे गिरा देता है जैसे वो कुछ भी नहीं है, जिससे गाइल डर और चिंता से चीख उठता है। अभी भी सदमे में हमारा हीरो पूछता है कि क्या ये वाकई एक ट्रॉल है। उस जीव से अपनी नजरें हटाए बिना, जो उससे बस कुछ ही इंच दूर है और वहीं जम गया है, लड़का कहता है कि वो दानव उसके बारे में जो सुना था उससे बहुत अलग है, क्योंकि बस एक पल के लिए उसकी मौजूदगी में रहना ही काफी था, उस भारी माहौल और आत्माभूखी आभा को महसूस करने के लिए जो वो छोड़ रहा था। अभी भी हिलने डुलने में असमर्थ कियो बस यही सोच सकता है कि उसका समय आ गया है। तभी कहीं से तीर ट्रॉल की तरफ उड़ने लगते हैं, जो खुद को बचाने के लिए अपनी भुजाओं का उपयोग करता है। फिर दिखाता है कि अब वो पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में है। उस तीर चलाने वाली की किस्मत खराब होती है, जिसने लड़के को बचाने की कोशिश में उस पर हमला किया था। बख्तरबंद आदमी उस दानव की तरफ दौड़ता है, जिससे शेरोन और बाकी सब बेहद चिंतित हो जाते हैं। जोखिम के बावजूद हम देखते हैं कि ग्रुप के चाचा की आंखों में गुस्सा भरा हुआ है, और वो अपने इस दावे पर कायम रहने के लिए दृढ़ है कि वो अकेले ही एक ट्रॉल को संभाल सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपनी ढाल की शक्ति को सक्रिय करता है, फिर टकराव वाले कौशल का उपयोग करता है, जिसका उद्देश्य लक्ष्य पर हमला करना और उसे दूर धकेलना है।
हमला काम करता है और ट्रॉल ऐसे उड़ना शुरू कर देता है जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। लेकिन वो एक पेड़ को पकड़ लेता है ताकि अपने पैर जमा सके और ज्यादा दूर जाने से रुक सके, जिससे ये पता चलता है कि वो मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। फिर भी ढाल चलाने वाला आदमी कम से कम कुछ दूरी बनाकर राहत महसूस करता है। घबराते हुए तीर चलाने वाली चिल्लाती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। आदमी कहता है कि वो ठीक है, लेकिन भले ही उसने अपनी पूरी ताकत से दानव पर हमला किया हो पर उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी भतीजी फिर कहती है कि उसके तीरों के साथ भी यही हुआ और पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। कियो सोचता है कि क्या ट्रॉल को जाल में फंसाना एक अच्छा विचार होगा, उसकी सुस्ती का फायदा उठाते हुए। लेकिन गाइल कहता है कि शायद ये काम ना करे क्योंकि वो कोई साधारण ट्रॉल नहीं है। ये इस खोज का छिपा हुआ बॉस है, क्योंकि अकेले होने के अलावा उसका शरीर बाकी लोगों से अलग है। कंपकंपी महसूस करते हुए हमारा लड़का पूछता है कि क्या वो वाकई इसे संभाल सकते हैं और जिंदा बाहर आ सकते हैं। एक दवा की बोतल पकड़ते हुए हरे कोट वाला लड़का कहता है कि भले ही वो दानव के फिर से ठीक होने में देरी कर सकता है, पर उसकी ताकत और बचाव बहुत ज्यादा है। लाल तरल पीते हुए बख्तरबंद आदमी कहता है कि उनके पास बस एक ही विकल्प है, जो है सिल्वर गिल्ड के आने तक उसे रोके रखना। गुस्से में ट्रॉल फिर से अपनी लाठी घुमाता है। पीछे से हमला करते हुए शिरोन उसके एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके तीर बस उसकी सख्त खाल से टकराकर वापस आ जाते हैं, जिससे लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसका चाचा फिर उसे पीछे हटने को कहता है, जबकि मूस पीछे से उनका बचाव करता रहे। खोया हुआ हमारा लड़का बस आदेश पर सिर हिलाता है, लेकिन सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि वो उस ग्रुप में फिट नहीं बैठता जो लंबे समय से एक साथ खेल रहे हैं और पूरी तरह से तालमेल में है, और उन्हें खेलने में मजा भी आता है, जबकि वो बस एक बेवकूफ है जो बिना सोचे समझे बेकार के काम दोहरा रहा है। 2 महीने से जैकपॉट जीतने का सपना देख रहा है, फिर भी उसकी असली इच्छा उन लोगों के साथ एक सच्चा रोमांच करने की थी। अचानक उसे अपने विचारों से बाहर निकालते हुए कोई उसका नाम चिल्लाता है, उसे चेतावनी देने के लिए कि ट्रॉल पूरी ताकत से उस पर हमला करने वाला है। प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कम समय के साथ हीरो सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसकी जान बचाते हुए बख्तरबंद आदमी उसके सामने कूद जाता है, फिर से अपनी ढाल से दानव के पेट पर हमला करता है, जिससे वो लगभग अपना संतुलन खो देता है और गिर जाता है। एक बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए किडो से कहता है कि वो ज्यादा ध्यान दे। ये सुनकर लड़का सोचता है कि क्या वो इस पल से बदल सकता है। वो अपने दांत पीसता है और सोचता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, और अपने तलवार से ट्रॉल पर पीछे से हमला करते हुए वो फैसला करता है कि उसे अभी बदलना होगा। उसकी तलवार उस जानवर की मुट्ठी से टकराती है, लेकिन वो कांच की तरह टूट जाती है, क्योंकि उसके हथियार की मजबूती शून्य हो चुकी है और अब वो एक और भी बुरी स्थिति में है। हमारा लड़का बहुत दूर जा गिरता है। उसके मुंह से सलाद हवा में उड़ जाता है जैसे ही वो चिल्लाता है। बख्तरबंद आदमी बस हैरान होकर देख सकता है। जमीन पर गिरने पर लड़के की जान 20% से नीचे चली जाती है और उसके चमड़े के दस्ताने भी टूट जाते हैं। एक तीरंदाज लड़की चिल्लाते हुए गुइल को हट जाने के लिए कहती है। राक्षस उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो बाल बाल बचता है। उसका दोस्त चेतावनी देता है कि एक ही वार उन्हें सीधे मौत के पास भेज सकता है, इसलिए अब सभी को जल्द से जल्द पूरे इलाके में फैल जाना होगा। भागते हुए उसका चाचा कहता है कि वो योजना समझ गया और ट्रॉल पर फिर से हमला करता है, ढाल उठाए हुए। जवाब देने के लिए मुश्किल से कोई समय था। राक्षस फिर से पेड़ का तना पकड़ लेता है, लेकिन इस बार उस आदमी का लक्ष्य उसे वापस खदेड़ना नहीं है। उसका लक्ष्य उसके शरीर के किसी हिस्से पर हमला करना है। इस मामले में उसका पैर, जिस पर ढाल से सीधा वार होता है। दर्द से ट्रॉल चिल्लाता है, जिससे पता चलता है कि हमला सही लगा। उसका ध्यान उस आदमी की तरफ जाता है जो उसके दृष्टि क्षेत्र से थोड़ा नीचे है। घबराया हुआ हरा जैकेट वाला लड़का चाचा को आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देने के लिए चिल्लाता है। वो ऊपर देखता है, लेकिन लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। हमें कोई जमीन पर फैला हुआ धूल के बादल से घिरा हुआ दिखता है। ये किडो है जो आखिरकार अपने बेहोश होने से जाग रहा है। अपना सिर पकड़े हुए वो सोचता है कि वो अभी भी जिंदा कैसे है। तभी उसे पता चलता है कि और उसके सभी घाव ठीक हो गए हैं। ये सब हार की वजह से हुआ। हैरान होकर वो नौजवान समझता है कि ये वही पुनरुत्थान प्रभाव होगा जिसका हर कोई सपना देखता है। अचानक गुइल की चीख उसका ध्यान खींचती है। हम देखते हैं कि बख्तरबंद आदमी पर एक पेड़ से हमला किया जा रहा है, जिसे जानवर ने जमीन से उखाड़ दिया था। यहां तक कि नायक भी पूरी तरह से घबरा जाता है। जैसे ही वो आदमी अपनी मजबूत ढाल के साथ डटा रहता है, चाचा शिरोन को चिल्लाता है, जो इशारा समझ जाती है और निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाती है। एक तीर तेजी से ट्रॉल की ओर उड़ता है और ठीक उसकी आंख के बीच में लगता है। घाव को पकड़कर राक्षस फिर से दहाड़ता है, लेकिन वो बख्तरबंद आदमी पर पेड़ मारता रहता है, जो सोचने लगता है कि शायद ये अंत हो। हर वार के साथ उसका शरीर और कमजोर होता जाता है और उसकी चोटें और भी बदतर हो जाती हैं। कार्रवाई करते हुए किडो अराजकता के बीच में दौड़ता है, अपने शरीर को ट्रॉल के पेट से टकराता है, जिससे वो जानवर चौंकाने वाली तरह से उड़ जाता है।
हैरान होकर लड़का खुद से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, ठीक गुइल की तरह जो सवाल करता है कि उसने इतने बड़े राक्षस को कैसे धक्का दिया। ट्रॉल आखिरकार नीचे गिर जाता है और मो सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अकेले सिर्फ अपने शरीर से ऐसा कर पाएगा। हरे जैकेट वाले लड़के की ओर मुड़ते हुए वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। नौजवान हाँ कहता है, लेकिन ये भी कि सबसे ज्यादा चोट बख्तरबंद आदमी को लगी है। अचानक चाचा के शरीर के चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैलने लगती है, जिससे उसके पास खड़ा लड़का हैरान हो जाता है। नायक तब सोचता है कि क्या ये एक पुनरुत्थान कौशल है जो टीम के सदस्यों में फैलता है। अपने घावों के पूरी तरह से ठीक होने के बाद बख्तरबंद आदमी चौंककर जाग जाता है। बैठकर वो कहता है कि उसकी जान वापस आ गई है, जबकि तीरंदाज हमारे लड़के से पूछता है कि उसके पास ऐसा कौशल कैसे है। अभी भी जमीन पर चाचा सोचता है कि ये बच्चा सिर्फ कोई साधारण नौसिखिया नहीं है। ट्रॉल फिर से गुर्राने लगता है, ध्यान खींचते हुए अपनी घायल आंख के बावजूद जमीन से उठने की कोशिश कर रहा है। चिढ़ी हुई शेरोन फिर से निशाना लगाने की तैयारी करती है, वादा करती है कि वो इस बार इस जानवर को खत्म कर देगी। बख्तरबंद आदमी अपना लोहे का तलवार मो की तरफ फेंकता है, घोषणा करते हुए अब या कभी नहीं। हमारा लड़का दोनों हाथों से हथियार को तेजी से पकड़ता है और बिना एक सेकंड भी हिचकिचाए अभी भी सुस्त ट्रॉल पर हमला करता है। किडो उस तलवार से हमला करता है जो उसे दी गई थी। इस बीच वहां से कुछ ही दूर हम सोरुम को देखते हैं, जो अपनी वस्तुओं से भरी हुई सूची देख रहा है। वो सोचता है कि इस डर से उसका गिल्ड सिर्फ 10 मिनट में $1,00,000 कमा लेगा। हमें पता चलता है कि ट्रॉल को हराने का मिशन तभी हो सकता है जब टीम में 120 से ज्यादा लोग हों। इसीलिए उस आदमी ने इसे सही दिखाने के लिए और भी ज्यादा प्रतिभागियों, जिनमें मशहूर लोग भी शामिल थे, को बुलाया। लेकिन चूंकि मिशन के बाद लूट वितरण प्रणाली योगदान पर आधारित है और उसने ज्यादातर ट्रॉल्स को खत्म किया, इसलिए उसे ज्यादातर सामान मिलेगा, जबकि वो अनजान होने का नाटक करेगा ताकि किसी भी संभावित संघर्ष से बचा जा सके। अचानक एक सूचना आती है जिसमें कहा गया है कि मिशन पूरा हो गया है, जिससे पता चलता है कि ब्लैक माउंटेन के ट्रॉल नेता को हरा दिया गया है। अचानक से सोरुम हैरान हो जाता है, जैसे उसके गिल्ड के अन्य सदस्य भी, जिन्हें पता चलता है कि सबसे ज्यादा योगदान वाली टीम 13वीं थी और सिल्वर गिल्ड नहीं, जैसा कि योजना बनाई गई थी। हम देखते हैं कि मो अकेले ही ट्रॉल को हराने में कामयाब रहा और उसे सुपर एमवीपी का खिताब मिला, साथ ही एक खास इनाम भी। अचानक सोरुम घायल और दर्द से कराहते हुए दिखाई देता है। वो पूरी तरह से अकेला है क्योंकि उसकी पूरी टीम खत्म हो चुकी थी। एक पेड़ के पीछे छिपकर वो आदमी बताता है कि उसका जादू और जान खत्म हो गई है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो टीम 13 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जिसने उसके दिमाग में उसका योगदान चुरा लिया था। वो अपने गिल्ड को जीतने वाली टीम को तुरंत उसके पास लाने का आदेश देता है। अचानक कोई सामने आता है और कहता है कि वो जानता है कि वो कहाँ छिपा है, और फिर एक मशहूर रैंकर को चूहे की तरह भागते हुए देखना वाकई मजेदार है। हमें पता चलता है कि ये डार्क गिल्ड है। वे कहते हैं कि उसे पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो उस ट्रॉल सबजुगेशन मिशन का लीडर था। पूरी तरह से घिर जाने पर सिलोरम को एहसास होता है कि वो शायद जिंदा नहीं बच पाएगा। उसके बाद हमें बस उसकी चीख और चारों तरफ स्ट्रॉबेरी जूस के छींटे उड़ते हुए दिखते हैं। अगले दिन एस्पार्गन के इलाके में एक खुशमिजाज विक्रेता कियो का स्वागत करता है और पूछता है कि क्या वो कुछ खास ढूंढ रहा है। सिर हिलाते हुए लड़का लाल रत्न वाली एक अंगूठी देता है और कहता है कि वो नीलामी घर, ऑक्शन हाउस ढूंढ रहा है। हम कुछ घंटे पहले के समय में जाते हैं, जहां लड़के की टीम एक चमकते हुए गोले को देखकर हैरान है। शारोन कहती है कि ये एक बड़ा कोर है और उसके चाचा कहते हैं कि ये इसलिए होगा क्योंकि ये एक बॉस से आया है। एक मॉन्स्टर के मरने के बाद जो चीज गिरती है वो एक खजाने की तरह होती है, क्योंकि उसमें जीव की ताकत के आधार पर बेशकीमती सामान हो सकता है। अपना फायदा देखते हुए हमारा हीरो मन ही मन सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कोर मिल सकता है। उसके पास आते हुए धनुर्धर आर्चर कहता है कि उसे खजाना खोलना चाहिए क्योंकि उसने बाकी टीम से ज्यादा काम किया था। गुइल भी सहमत होता है और लड़के से कहता है कि अब इसे बस खोल दो। बात मानते हुए कीहो दोनों हाथ बड़े से गोले पर रखता है, सबको चेतावनी देते हुए कहता है कि वो शुरू करने वाला है। न्यू टीम थोड़ा तनाव में होकर ध्यान से देखता है। अचानक कोर से एक तेज रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है और एक संदेश आता है जिसमें लिखा होता है कि योगदान के स्तर, कंट्रीब्यूशन लेवल के आधार पर आइटम अपने आप बांट दिए जाएंगे। आंखों में चमक के साथ हीरो सोचता है कि स्लाइम हंटिंग तो इसके पास भी नहीं आती। हमें पता चलता है कि उसे अर्गोनिया माउंटेन की ताकत वाली अंगूठी मिली है, एक जादुई आइटम जिसकी नीलामी 80 यूरो की शुरुआती कीमत पर की जा सकती है। जंगल के बाहर एक मेज पर बैठे हुए कियो सोचता है कि क्या ये एक अच्छी कीमत है, भले ही असली दुनिया में ये 8000 के बराबर हो। वो सोचता है कि वो इसका सही अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि जादुई वस्तुओं की कीमतें उनकी किस्म और असर के हिसाब से बहुत अलग अलग होती हैं। थोड़ा बेचैन होकर हमारा लड़का तय करता है कि अब बहुत हो गया और नीलामी शुरू करने के लिए बटन दबाता है। उम्मीद करता है कि न्यूनतम कीमत से ज्यादा का ऑफर मिलेगा। सूरज शहर के ऊपर डूबना शुरू हो जाता है।
अपने कमरे में वापस हीरो उस कीमत के बारे में सोचता रहता है जो उसने आइटम के लिए रखी थी। खुद को समझाने की कोशिश करता है कि 80 यूरो काफी हैं और उसने सही फैसला लिया है। खुद को बिस्तर पर फेंकते हुए वो कहता है कि वो सच में थक गया है, जबकि उसका दिमाग उस दिन हुई हर चीज को दोहराना शुरू कर देता है, जिसमें ट्रॉल पर उसकी जीत भी शामिल है। ये उसके पहले टीम हंट के दौरान हुआ था, जहां वो बहुत सारे अच्छे आइटम भी हासिल कर पाया और यहां तक कि गेम में अपने पहले दोस्त भी बनाए। ये सब उसे गाशा से मिले एक दुर्लभ हार की वजह से हुआ। असली दुनिया में जागते हुए लड़का अपना वीआर हेडसेट उतारता है और सोचता है कि क्या उसने गेम में बहुत ज्यादा समय बिता दिया है। अपना फोन उठाते हुए वो अपनी मां का संदेश देखता है जो उसके खाने के बारे में परेशान है। जवाब में हमारा लड़का कहता है कि उसे कल काम से पैसे मिलेंगे, इसलिए उन्हें कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है। अचानक एक और संदेश आता है जिसमें लिखा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन फीस चुकाने के लिए उसके अकाउंट से $35 निकाले गए हैं। स्क्रीन की तरफ देखते हुए कियो पूछता है कि क्या उसके पास भावुक होने से पहले ही उसका अकाउंट खाली होने वाला है। अचानक कुछ और उसका ध्यान खींच लेता है, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और जबड़ा नीचे गिर जाता है। हमें पता चलता है कि लड़के को अभी अभी अंगूठी की बिक्री की वजह से $30,000 ट्रांसफर हुए हैं। छोटा सा अपार्टमेंट छोड़कर कियो अपने सर्किट स्टोर पर पैसे लेने और खेल में वापस जाने की तैयारी करने के लिए निकला। उसने कॉलेज से फिर एक सेमेस्टर की छुट्टी ले ली थी, अपनी मां को पैसे भेजे, जिम का कुछ सामान मंगाया और स्टोर से एक पाउडर खरीदा। ये पाउडर एक सप्लीमेंट के तौर पर काम करेगा जो खिलाड़ियों के खेल के दौरान खाना न खा पाने से होने वाली पोषण की कमी को पूरा करेगा। इस तरह जब वो खेल के अंदर खाएगा तो वीआर मशीन उसके शरीर में पाउडर छोड़ देगी, जिससे शारीरिक देखभाल की जरूरत कम हो जाएगी। फिर भी नायक जानता है कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो समय पर लॉग आउट करे और असली खाना खाए। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया गया है कि मो नाम अब सर्च में पहले नंबर पर आ गया है और शोरूम का शव मिला है जिसमें डार्क गिल्ड मुख्य संदिग्ध है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि आर्थर की ट्रिनिटी नाम की एक गिल्ड उसके बारे में किसी भी जानकारी के बदले में 500 सोने के सिक्के देने की पेशकश कर रही थी। कुछ सेकंड सोचने के बाद मो को लगा कि उसकी खेल की जिंदगी अब बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। वो जल्दी से अपने अपार्टमेंट की ओर भागा। वो नहीं चाहता था कि कुछ भी बुरा हो, क्योंकि अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो खेल में उसकी आजादी और उसका भविष्य सब खतरे में पड़ जाएगा। लॉगिन करने के बाद कुबो जितनी जल्दी हो सके एक बार फिर से शहर छोड़ने का फैसला करता है। हम खेल की दुनिया में वापस आते हैं, जहां लड़का शहर से बहुत दूर एक ऊंचे पहाड़ पर है और सोच रहा है कि उसे कैसे छिपकर रहना चाहिए। जल्द ही उसे कहीं बहुत दूर जाना होगा। अपनी योजना को अंजाम देने से पहले वो काले पहाड़ की खाल से बने हथियार लेने का फैसला करता है। हथियार बनाने वाले लोहार ने कहा कि अपने 20 साल के करियर में उसने कभी सोचा नहीं था कि वो कुछ ऐसा बनाएगा। हमारा लड़का मुस्कुराता है और सोचता है कि उसे असली रोमांच महसूस करने के लिए इस कवच की जरूरत थी। वो अपनी सेवा के लिए उस छोटे से जीव को धन्यवाद देता है। दुकान से निकलते हुए किब्बो कहता है अब शो टाइम है, या कम से कम उसने ऐसा ही सोचा था। एक पहाड़ी इलाके में पहुंचकर लड़के को समझ नहीं आता कि वो कहाँ है और जमीन पर बैठकर उसे एहसास होता है कि वो रास्ता भटक गया है। अचानक जमीन से आती हुई एक हवा उसका ध्यान खींचती है। निडर मो उस दरार के ठीक ऊपर अपना हाथ रखता है, लेकिन जब एक रोशनी चमकने लगती है तो वो हैरान होकर अपना हाथ तुरंत हटा लेता है। उसके सामने एक दरवाजा खुलता है जो पहाड़ में एक गुप्त रास्ता दिखाता है जो उसे तेज हवा से बचाता है। हमारा लड़का पूछता है ये क्या बकवास है। तभी एक मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि वो ब्लैकरूट कैवर्न नाम के एक नए कालकोठरी डंजियन को खोजने वाला पहला व्यक्ति है। अंदर सब कुछ बिल्कुल अंधेरा है, इसलिए लड़के को बेल्क्स लाइट स्टोन का इस्तेमाल करना पड़ता है जो एक सामान्य उपभोग्य वस्तु है। थोड़ी रोशनी होने पर वो अपने चारों ओर पत्थर की दीवारों को देखता है। उसे जल्दी ही एहसास होता है कि वो जितना गहरा जाता है उतना ही ज्यादा अंधेरा होता जाता है। वो एक पत्थर की तख्ती पर पहुंचता है जिस पर एक अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ है। करीब जाकर लड़का ये जानने की कोशिश करता है कि ये क्या है। हमें पता चलता है कि संदेश में लिखा है कि श्रापित शब्द मरुदल आइवरी और स्कल ने लोगों को कैद कर लिया था और जानलेवा परछाइयों ने एक सेना पर हमला किया था जो बिना किसी सम्मानजनक मौत के गिर गई। एक आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखने पर नायक के सामने कंकालों का एक झुंड आता है जो कवच पहने हुए हमला करने के लिए तैयार हैं। ये देखकर वो सोचता है कि उसे कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद थी। निडर होकर मो अपनी नई तलवार के साथ हमला करता है और अपने वार से हड्डियों को हर दिशा में बिखेर देता है। कंकालों की सेना बेअसर है और एक साथ हमला करती है। वो घबरा जाता है और वार से बचने के लिए लड़ता रहता है। हमारा लड़का सोचने लगता है कि शायद ये कभी खत्म नहीं होगा। और तो और उसके पास कोई कॉम्बैट क्लास नहीं है और उसने कभी ठीक से तलवार चलाना नहीं सीखा। तो अब अगर उसे ये लड़ाई जीतनी है तो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। अचानक एक कंकाल उसे पकड़ लेता है और बाकी सब उसके ऊपर ढेर हो जाते हैं, जिससे वो उन जीवों के नीचे दब जाता है।
कियो सोचता है कि अब क्या करे। फिर वो अपनी खास शक्ति को सक्रिय करता है, जिससे अंधेरे छायादार स्थान में एक चमकीली उज्ज्वल रोशनी फैल जाती है और साथ ही सभी दुश्मनों को उड़ा देती है। हमें पता चला कि यह विस्फोट एक दुर्लभ सहायक उपकरण, कवच और हथियार के बीच तालमेल के कारण हुआ था। ज्यादातर कंकालों को हरा दिया गया था, लेकिन कुछ अभी भी डटे हुए थे, ये दिखाते हुए कि वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हल्का सा मुस्कुराकर नायक कहता है कि अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। कुछ समय बाद हम अंधेरी गुफा में कंकालों के टुकड़ों को देखते हैं। केले बीच में हाँफ रहा है, अभी भी अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए है। वो अपने चेहरे से पसीना पोंछता है और सोचता है कि क्या ये आखिरकार खत्म हो गया है। अचानक संदेश आने लगते हैं, जिसमें उसे बताया जाता है कि वो 2 बार लेवल अप हो गया है। हैरान होकर लड़का पूछता है कि ये कैसे संभव है, क्योंकि उसने तो केवल कमजोर राक्षसों को ही हराया है। फिर वो अपनी महान जीत का जश्न मनाता है। तभी एक छेद से एक गुर्राहट गूंजती है, जिससे वो तुरंत चौकन्ना हो जाता है। उस रास्ते को देखते हुए वो सोचता है कि उसने निश्चित रूप से वहीं से कुछ आने की आवाज सुनी है। वो पास जाकर अपनी आंखों से देखने का फैसला करता है। आवाज गूंजती रहती है और लड़का सोचता है कि क्या वहां कंकालों के अलावा और भी कुछ है। एक संकरी जगह से गुजरते हुए उसे एहसास होता है कि वो शायद उस आवाज की जड़ तक पहुंच गया है। वहां की बदबूदार गंध के कारण उसे अपनी नाक ढकनी पड़ती है, जो ऐसा लगता है कि वहां अपनी जान गंवाने वाले दूसरे साहसी लोगों के शवों से आ रही है। जैसे जैसे वो चलता है कि वो उस बदबू से बीमार महसूस करने लगता है, जो दूर नहीं हो रही थी। एक और आवाज सुनकर वो एक विशाल पत्थर की सीढ़ी चढ़ने का फैसला करता है। आखिरी सीढ़ी पर उसे एक और तख्ती मिलती है, जिस पर एक संदेश लिखा हुआ था। पाठ को समझने के लिए तैयार, लड़का थोड़ा और करीब जाता है, जिससे पता चलता है कि किसी ने शाही सेना के प्रति अपनी नफरत के बारे में लिखा था, क्योंकि उन्होंने अपनी आपूर्ति का उपयोग करने के बहाने एक गांव को जला दिया था और बेरहमी से उनके परिवार का सफाया कर दिया था, वो भी एक दानव के चेहरे के साथ। इसीलिए गांव के शमन मोरुदल ने सभी पर एक श्राप डाला, उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। हमें पता चला कि मोरुदल आइवरी स्कल ही सेना को कंकालों में बदलने के लिए जिम्मेदार था। ये सब नरसंहार का बदला लेने के लिए था। पढ़कर खत्म करने पर हमारा लड़का केवल यही सोच सकता है कि वे सैनिक कितने भयानक थे। अचानक छत से एक तेज रोशनी चमकने लगती है, जिसमें एक संघर्ष खोज के बारे में एक संदेश आता है, जहां मोस को जुराटिन नाम के भगोड़ों के नेता को हराना है, जिसे मुदल ने बंद कर दिया था। ऐसा करने के लिए उसे श्रापित शब्द बोलने होंगे। बहादुरी से लड़का उन्हें जोर से बोलता है। जमीन अचानक हिलने लगती है और एक दिल जैसा कुछ बाहर निकलता है। हैरान होकर कील सोचता है कि क्या वे हड्डियां एक साथ आ रही हैं। उसके सवाल का जवाब देते हुए उसकी आंखों के ठीक सामने लाल आंखों वाला एक विशाल कंकाल बनता है। वो पूछता है कि तुमने ऐसी बुरी बातों से मेरे शरीर को दूषित करने की हिम्मत कैसे की, और कहता है कि मुझे शमन के शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए था, बजाय सिर्फ उसे भूखा मारकर मारने के। अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए नायक देखता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं। उसके सामने खड़ा जेर्टिन पूछता है कि क्या वही है जिसने श्रापित शब्दों का उपयोग करके उसे मुक्त किया है। हकलाते हुए और बहुत ज्यादा डरा हुआ कूबो कहता है कि हाँ, वही था, और वो यहाँ एक निर्दोष गांव को लूटने के लिए न्याय देने आया है। यह सुनकर वो विशाल कंकाल इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो पूरी ताकत से लड़के पर हमला करता है, उसे दीवारों में से एक से टकराता है, फिर पूछता है कि वो खुद को क्या समझता है जो उसका न्याय कर रहा है। हम केओ को अपनी पीठ पर लगे प्रभाव की वजह से दीवार में एक गड्ढा बनाने के बाद जमीन पर गिरते हुए देखते हैं। जब जुरान घोषणा करता है कि वो उस जगह से जिंदा नहीं जाएगा, तो हमें पता चलता है कि नाम वाले राक्षस बहुत अनोखे होते हैं, क्योंकि वे सामान्य जीवों की तुलना में बेतुके रूप से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अपनी 20% सेहत खोने के बाद उठने की कोशिश करते हुए मोस मानता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये जीव उतने ही ताकतवर होंगे जितना कि अफवाहों में कहा गया था, ये निष्कर्ष निकालते हुए कि लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। विशाल कंकाल उसे ठंडे बस्ते में डाल देता है, जबकि वो सोचता है कि केवल अच्छी बात यह है कि जब तक उसे कोई घातक चोट नहीं लगती तब तक वो हमेशा ठीक हो जाएगा। फिर से हमला करते हुए वो जीव पूछता है कि लड़के ने इतनी जल्दी ठीक होने के लिए किस तरह के दुष्ट जादू का इस्तेमाल किया। एक मुट्ठी को सीधे अपने चेहरे की ओर आते देखकर नायक को एहसास होता है कि प्रतिक्रिया देने में थोड़ी देर हो गई है, इसलिए उसे चोट लगने से पहले बचना होगा। तभी वो जवाबी हमला करने के लिए अपनी तलवार निकालता है। उसकी रणनीति काम करती है और गेराटिन को बहुत दूर फेंक दिया जाता है। उसका चेहरा सदमे से जम जाता है। थोड़ा थका हुआ लड़का कहता है कि उसने ये कर दिखाया, ये बताते हुए कि उसकी किट से मिली ताकत, जीवन शक्ति और निपुणता ने उसे मनचाहा चलने दिया, जिससे वो एक उच्च स्तर के राक्षस को हवा में फेंक सका, जिसका मतलब है कि उसकी मौजूदा हालत में जीत पक्की है। अपने पैरों पर वापस आते हुए कंकाल कहता है कि उसका शरीर श्रापित हो सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक नौसिखिया से हार जाएगा, इसलिए उसे मुक्त होने के लिए खो को पूरी तरह से खत्म करना होगा। एक और हमले के लिए आगे बढ़ते हुए हमारा लड़का कहता है कि स्कल जितना चाहे बोल सकता है।
अपनी शक्ति को सक्रिय करते हुए जेरटिन कहता है कि अब उनके बीच असली वर्ग का अंतर दिखाने का समय आ गया है। मोस की आंखें चमक से बंद हो जाती हैं क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी चरारमा नाम की अपनी तलवार को बुलाता है जो नीले बिजली के बीच प्रकट होती है और उसका स्तर भी 35 तक बढ़ जाता है। एक ही हमले से विशाल कंकाल ने सीधे लड़के के पेट पर वार किया जो चिल्लाता है क्योंकि उसका स्ट्रॉबेरी जूस कवच से बह रहा है। मुड़कर राक्षस फिर से हमला करने की तैयारी करता है। यह साबित करता है कि जब उसने लड़के को खत्म करने का वादा किया था तो वो बिल्कुल गंभीर था। केटो को फिर से मारा जाता है लेकिन इस बार पीठ पर और उसे हवा में उड़ा दिया जाता है। वो जमीन पर बार बार लुढ़कता है जब तक कि वो अंत में एक दीवार से नहीं टकरा जाता। जुराटन कहता है कि यह शर्म की बात है कि वो अपने शापित शरीर के कारण उसे 2 हिस्सों में नहीं काट सका, लेकिन अब लड़के के हमले बेकार हैं। वो बस लड़ाई खत्म कर सकता है। जबरदस्त दर्द में मो सोचता है कि अगर उसने नए सामान नहीं खरीदे होते तो अब तक वो कम से कम 20 बार मर चुका होता। हालांकि अब वो पहले से बेहतर है। उसके पास 300 एचपी और प्रति सेकंड 100 से ज्यादा एचपी रीजनरेशन है। वो सिर्फ 3 सेकंड में पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके हाइपरलक की वजह से मिली एक हार इतना फर्क डालेगी। कंकाल पूछता है कि लड़का अभी भी कैसे खड़ा है और वो जवाब देता है कि ये उसे खत्म करने और उन गांव वालों के लिए अपनी नाराजगी कम करने का एक सुनहरा मौका है जिन्होंने अपनी जान बेवजह गंवा दी। अपनी तलवार उठाते हुए जेरेटन कहता है कि वो एक ढीठ बच्चा है और फिर से हमला करता है जिससे किम्मो को झुकना और अपनी तलवार से वार को रोकना पड़ता है। बहुत संघर्ष करते हुए हमारा लड़का कहता है कि उसके विरोधी की ताकत बहुत जबरदस्त है, फिर भी वो अपनी पकड़ बनाए रखता है और विशाल तलवार के नीचे से बचकर निकलता है और एक तेज आदान प्रदान में अपनी जान बचाता है। हवा में कूदते हुए बीच हवा में ही हमला करने के लिए तैयार है। वो कहता है कि वो एक मौके का इंतजार करेगा और जीव की बाह पर एक वार करेगा। अपने हमले को कवच से गुजरते हुए देखकर केबीओ ने कई बार करने के लिए उस गति का उपयोग करने का फैसला किया। घायल होने पर भी हार मानने से इनकार करते हुए जिरन फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी तलवार को सीधे लड़के के सिर पर निशाना बनाता है, लेकिन कीबो केवल ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वो जानता है कि कंकाल की बाह एक वार को खत्म करने के लिए टिक नहीं पाएगी। इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारा लड़का चिल्लाते हुए हमला करता है और इस बार अपने विरोधी के पैरों पर वार करता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। अपनी तलवार को राक्षस के भयानक चेहरे पर रखते हुए नायक घोषणा करता है कि लड़ाई खत्म हो गई है। अविश्वास में कंकाल पूछता है कि वो क्या है और क्या उसे बेलिका का आशीर्वाद मिला है या वो बेनांदरू के वंश से संबंधित है जिसने मौत का सीना खोला था। भ्रमित होकर मोस पूछता है कि जीव किस बारे में बात कर रहा है, फिर कहता है कि वो एक गंदे हत्यारे से ज्यादा कुछ नहीं है जिसने अपने साम्राज्य के सम्मान को नष्ट कर दिया। हैरान होकर गेराटिन पूछता है कि जब वो सिर्फ एक नौसिखिया है जो एक सैनिक की मानसिकता को भी नहीं समझता है तो वो ऐसा कहने की हिम्मत कैसे करता है। नाराज होकर हमारा लड़का पूछता है कि क्या एक गांव पर हमला करना और उसके सभी लोगों का नरसंहार करना एक सैनिक की मानसिकता मानी जाती है। गुस्से में कंकाल बताता है कि उनके पास कोई और चारा नहीं था क्योंकि वे भूखे मर रहे थे। चूंकि युद्ध के दौरान उसकी सेना को कोई अच्छा समर्थन नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने उस गांव से मदद मांगने का फैसला किया जिसकी वे रक्षा कर रहे थे, लेकिन उनके साथ ऐसे अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया कि उन्हें दी गई सुरक्षा के लिए बिना किसी धन्यवाद के ही बाहर निकाल दिया गया। मानो इतना ही काफी नहीं था, गांव ने शाही सेना के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। किब्बो पूछता है कि क्या यही वो दयनीय कारण था कि उन्होंने सभी को खत्म कर दिया। मुस्कुराते हुए जुराटिन कहता है, हाँ, और अगर शमन ना होता तो हम सिर्फ उसकी और उसके सैनिकों की यादों में ही रहते। ये तो बस एक अच्छा पल है। अपनी तलवार पकड़े हुए हमारा लड़का कहता है कि वो उसकी सैनिक की मानसिकता को उससे कहीं बेहतर समझता है क्योंकि उसने 2 साल तक सेना में सेवा की है और जानता है कि सैनिक राष्ट्र और लोगों के प्रति वफादारी की कसम खाते हैं। यही कोरिया गणराज्य की सेना का आदर्श वाक्य है। सब कुछ खत्म करते हुए वो कंकाल पर एक घातक वार करता है जो सचमुच अपना सिर खो देता है। संतुष्ट होकर मो जाने के लिए मुड़ता है। सैनिक के आदर्श वाक्य को दोहराने से राक्षस थोड़ा कांप जाता है। अचानक उसके पैनल पर एक संदेश आता है जिसमें उसे सूचित किया जाता है कि वो एक बार नहीं बल्कि लगातार 6 बार लेवल अप हो गया है और उसने ही हु रिसीव्ड द 11 सोर्ड्स नाम की उपलब्धि भी हासिल कर ली है जो उसके सभी आंकड़ों को 2 से बढ़ा देती है। मुंह खुला हुआ युवक सोचता है कि क्या वो सच में ये सही पढ़ रहा है, लेकिन फिर कुछ और उसका ध्यान खींचता है। मुड़कर देखने पर लड़का महसूस करता है कि गेराटिन का कोर ठीक उसके सामने तैर रहा है और ये उसके पहले देखे गए किसी भी कोर से काफी अलग दिखता है। उत्साहित होकर वो चमकते हुए गुलाबी गोले को खोलने का फैसला करता है जिससे इतनी तेज रोशनी निकलती है कि पूरा इलाका जगमगा उठता है, इतनी तेज कि उसे थोड़ा झुकना पड़ता है। हम कोर से कई चीजें गिरते हुए देखते हैं जिनमें सोने के सिक्के, गहने और एक विशाल कुल्हाड़ी शामिल है। कान से कान तक मुस्कुराते हुए मो कहता है कि उसे सब कुछ जितनी जल्दी हो सके अपनी इन्वेंट्री में डाल देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करने से पहले कुछ और उसका ध्यान खींचता है।
ये वही विशाल चमकती हुई नीली तलवार है जो कभी जिरन की थी। जैसे ही वो पास आता है हमारे लड़के की आंखें चमकने लगती हैं, लेकिन तभी एक संदेश आता है जिससे वो चिल्ला उठता है। हमें पता चला कि शर्मा तलवार लावा द्वारा बनाई गई एक अनोखी क्लास वाली चीज है और इसमें उत्कीर्णन एनग्रेविंग की क्षमता है। कियो ने जैसे ही अद्वितीय यूनिक शब्द देखा, उसने विवरण पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि वो इस जानकारी से पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसे यह भी नहीं पता था कि दुर्लभ से ज्यादा की कोई रैंक वास्तव में मौजूद थी, जिसका मतलब है कि उसके पास शायद इस तरह के स्तर की एकमात्र वस्तु है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पास दुर्लभ रैंक वाली वस्तु भी है। उसे आश्चर्य होता है। तलवार उसकी आंखों के ठीक सामने धुआं छोड़ना शुरू कर देती है, जिससे पता चलता है कि वो वास्तव में उसके अपने शरीर द्वारा अवशोषित हो गई थी, जिसके पास अब उत्कीर्णन एनग्रेव करने की क्षमता है, जिससे तलवार को जब चाहे तब प्रकट होने की अनुमति मिलती है। खुश होकर वो सोचता है कि ये उसकी पहली कौशल है, इसे परखने का समय आ गया है। जब वो शर्मा नाम कहता है तो उसके पैरों के नीचे नीले प्रकाश से चमकता हुआ एक पंचकोण पेंटाग्राम दिखाई देता है और तलवार ठीक बीच में से उभरती है। नए हथियार को पकड़े हुए कियो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध दिखाई देता है, ये बताते हुए कि भले ही तलवार को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसमें सहारा देने के लिए एकदम सही वजन है, ना कि सबसे बड़ी इच्छा इसे एक असली लड़ाई में इस्तेमाल करना है। अचानक उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है। घुटनों के बल बैठकर लड़का एक अज्ञात वस्तु उठाता है। भ्रष्ट तलवारबाज सील की अंगूठी जीरेटन, ये भी अद्वितीय यूनिक रैंक की है। हमें कियो के साथ पता चलता है कि यदि विशिष्ट शर्तें पूरी होती हैं तो एक गुप्त खोज शुरू हो जाएगी। उसे इसके मतलब के बारे में ज्यादा नहीं जानना था, इसलिए लड़के ने जो कुछ भी मिल सकता था सब कुछ उठाने का फैसला किया। ये सोचकर ही वो उत्साहित हो रहा था कि इन चीजों की कीमत सोने के सिक्कों में कितनी होगी। अचानक एक रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं, लेकिन वो सिर्फ दिन की रोशनी थी जो बता रही थी कि सुबह हो गई है। फिर नायक ने फैसला किया कि वो इन चीजों को सबसे नजदीकी गांव में बेचेगा। कलाओं के शहर टोयो पहुंचकर वो सोचता है कि अब वो कुछ समय के लिए खुद का गुजारा चला सकता है। हम सुनते हैं कि कोई चिल्ला रहा है और पूछ रहा है कि स्क्रीन पर वो क्या है। ये एक लड़का है जो नीलामी घर में बिक्री के लिए रखी गई चीजों को देखकर हैरान है। एक और नौजवान उसके पास आता है और पूछता है कि क्या स्क्रीन पर वो चीज एक कौशल पुस्तक है। दोनों तब दंग रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि एक ही व्यक्ति, जिसका इन गेम उपनाम मो है, भारी मात्रा में चीजें बेच रहा है। उनकी आंखें फटी रह जाती हैं और शहर के लोग पूछते हैं कि क्या वो वही व्यक्ति है जो ट्रोल को वश में करने वाली घटना से जुड़ा है। हमें अरांती की केंद्रीय व्यापार समिति की टोयो शाखा में ले जाया जाता है, जहां हमारा लड़का अपने सामने रखी सोने की बेतुकी राशि को देखकर हक्का बक्का खड़ा है। नीलामी घर का एक प्रतिनिधि उसे बताता है कि उसने जो चीजें बेची उनकी कुल कीमत 8,726,000 सोने के सिक्के थी। अविश्वास में वो उस छोटे हरे प्राणी से ये राशि 2 बार और दोहराने के लिए कहता है और वह मुस्कुराता है और इसकी पुष्टि करता है। केल पूरी तरह से सदमे में जमीन पर गिर जाता है, जिससे पता चलता है कि वो खुश होने से ज्यादा हैरान है, क्योंकि उसे एक ही डंगौन पूरा करने से $80,000 मिले थे। वो कुछ सिक्कों की ओर इशारा करता है जो सोने के नहीं हैं और पूछता है कि वे क्या हैं। समझाते हुए वो छोटा आदमी कहता है कि वे ऑर्माट्रॉन टोकन हैं, जिनमें से हर एक की कीमत 1,000 सोने के सिक्कों से ज्यादा है। ये जानकारी मो की आंखें लगभग निकाल देती है। हमें पता चलता है कि ये टोकन एक जादुई रैंक वाली वस्तु है, जिसमें थोड़ी मात्रा में ऑर्मा स्पाइरल ऑरा होता है। एक सिक्के को पकड़कर हमारा लड़का उस वस्तु के बारे में अपनी पूरी अनभिज्ञता जाहिर करता है। उसकी ख्यालों की दुनिया में दखल देते हुए दुकानदार कहता है कि उसे कुछ समय के लिए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शहर में हर कोई ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि मो वास्तव में कौन है। इसके अलावा डार्क गिल्ड नामक एक समूह है जो बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों को मारता और लूटता है। बाहर पहले ही रात हो चुकी है और लोग अभी भी हमारे लड़के और उसने जो भारी दौलत कमाई होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कहते हुए कि अगर वे उससे मिलेंगे तो उसे बिना दया के लूट लेंगे। एक लबादे के नीचे छिपा हुआ कील महसूस करता है कि स्थिति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर है और खुद को बचाने के लिए उसे सिर्फ कपड़ों से ज्यादा की जरूरत होगी। अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है। जब दिन होता है तो वो एक लोहार के पास जाता है और ऐसे कवच की तलाश करता है जो उसके पूरे शरीर को ढके और असली सुरक्षा दे। सामने खड़ा आदमी कहता है कि पूरा प्लेट आर्मर काफी महंगा होता है। बिना परेशान हुए लड़का आदमी से कहता है कि बस उसे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। एक चमकता हुआ कवच का सूट काउंटर के नीचे से निकालते हुए आदमी उत्साह से मुस्कुराता है। हेलमेट को पकड़कर लड़का निष्कर्ष निकालता है कि किसी के लिए भी उसे पहचानना मुश्किल होगा। तुरंत कीमत पूछने का फैसला करते हुए आदमी कहता है कि उसने अपने समय में फोर्ज किंग की चुनौती के दौरान ये टुकड़ा बनाया था, इसलिए वो इसे सिर्फ 200 सोने के सिक्कों में बेचेगा। फिर वो जोड़ता है कि वो जानता है कि यह महंगा है, लेकिन ये उसके जीवन का सबसे अच्छा काम है।
आदमी की बात बीच में ही कट जाती है जब लड़का उसके सामने सिक्कों से भरा एक डिब्बा रख देता है और फिर उसे कवच का पूरा सेट सौंपने के लिए कहता है। बाद में हम एक हरी आंखों वाली एल्फ को शहर में चलते हुए देखते हैं। ली पूछता है कि क्या वो किसी नए मिशन पर है, जिससे पता चलता है कि उसका नाम किया है। ये वॉन है जो कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है। चलते हुए युवती कहती है कि उसे ऐसे बेकार बोझ की जरूरत नहीं है जिसे एक मिशन पूरा करने में सालों लग जाते हैं। उसका मजाक उड़ाते हुए वो लड़का पूछता है कि अगर वो सिर्फ एक संकर है तो इतना नखरे क्यों कर रही है। ये सुनकर किया गुस्से में आ जाती है और अपनी तलवार लेकर उस पर झपट पड़ती है। उस आदमी को कोने में धकेल कर वो अपनी तलवार ऊपर उठाती है। चीजों को शांत करने की कोशिश करते हुए वॉन कहता है कि वो एक साथी साहसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहेगी जो भी मिशन पर है। वो लड़की चली जाती है और कहती है कि अगली बार उसे और तेज होना पड़ेगा। फिर वो एक छोटा पत्थर उठाती है और उसे जमीन पर फेंक देती है। कुछ फुसफुसाने के बाद एक पोर्टल खुलता है जो उसके अंदर जाते ही बंद होने लगता है। मुस्कुराते हुए वो आदमी कहता है कि वो एक बेशर्म संकर के अलावा और कुछ नहीं है। फिर अपने मिशन पर लौटने का फैसला करता है जो पुलड्रॉन के सितारे को ढूंढना है जो इस समय खो की गर्दन के चारों ओर लटका हुआ है। वहां से दूर कहीं और हम एक गाड़ी देखते हैं जहां ड्राइवर उसे बचाने के लिए किसी का धन्यवाद करता है। कवच पहने हुए कुबो कहता है कि उस आदमी को उसका धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, उसे सवारी देना ही काफी है। हमें पता चलता है कि वो आदमी सिर्फ एक राक्षस से मारा गया था जिसे हमारे लड़के ने बचाया था। उत्सुक होकर वो पूछता है कि क्या वो युवक एक छात्र है। मो हाँ कहता है और बताता है कि उसने ट्यूशन का भुगतान करने के लिए पैसे कमाना शुरू कर दिया है। दोस्ताना अंदाज में वो आदमी कहता है कि लड़के के माता पिता को उस पर गर्व होगा। फिर वो विषय बदल देता है। नायक पूछता है कि वो आदमी वहां कैसे पहुंचा। वो जवाब देता है कि उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने खेल खेलने की कोशिश करने का फैसला किया क्योंकि उसने सुना था कि ये अच्छा है। फिर मुड़कर वो पूछता है कि लड़का कहाँ जा रहा है। हमारा लड़का कहता है कि वो सिल्वर वैली पहुंचने के बाद फैसला करेगा और वो आदमी कहता है कि वो उसे जहां चाहेगा वहां ले जाएगा। कोसे कहता है कि बोझ बनने की चिंता न करे क्योंकि वो एक अंगरक्षक होने का आनंद ले रहा है। शहर पहुंचने पर लड़का कहता है कि अगर ऐसा है तो वो उससे बाद में मिलेगा। आदमी कहता है कि वो शहर के बीचों बीच फव्वारे के पास होगा। मॉसिस के पैनल पर एक संदेश दिखाई देता है जो उसे चेतावनी देता है कि उसके कवच की मरम्मत की जरूरत है। कोई बेहतर विकल्प न होने पर वो सबसे पहले इसे ठीक करने का फैसला करता है। सीधे एक लोहार की दुकान की ओर जाता है, या बल्कि एक लोहार महिला की दुकान की ओर। जब वो इंतजार करता है तो लड़का सोचता है कि वो कितना खुश है कि उसे जेरेटिन की मुहर मिली। उसकी एकमात्र चिंता अब गुप्त मिशन को सक्रिय करने के लिए विशिष्ट शर्तों का पता लगाना है क्योंकि वो खोज रहा है, लेकिन उसे लगता है कि वो एक डेड एंड पर पहुंच गया है। अपने कवच की मरम्मत के बाद खो अगले पड़ाव पर जाने के लिए फिर से बूढ़े आदमी से मिलने का फैसला करता है, लेकिन जब वो एक छोटी भीड़ को इकट्ठा होते हुए देखता है तो वो जम जाता है। हम उस बेचारे बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसने उसे सवारी दी थी। वो जमीन पर पड़ा है और एक लाल बालों वाला आदमी उसे पीट रहा है जो कहता है कि उसे इंतजार करना पसंद नहीं है और पूछता है कि क्या वो आदमी सोचता है कि वैली कबीला कायरों से बना है। हैरान होकर दूसरे लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वे क्या देख रहे हैं। बेपरवाह लाल बालों वाला आदमी कहता है कि ये उस बूढ़े आदमी का आखिरी दिन होगा, लेकिन इससे पहले कि वो एक वार कर पाता, हान उसकी कलाई पकड़ लेता है। बगल में देखते हुए वो कवच पहने हुए व्यक्ति से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। लड़के की कलाई को कुचलते हुए मूसा पूछता है कि क्या वो गंभीरता से सोचता है कि देर होना किसी को पीटने का एक अच्छा कारण है। गुस्से में अपनी कलाई वापस खींचते हुए वो आदमी पूछता है कि क्या वो जानता भी है कि वो किससे बात कर रहा है। फिर घोषणा करता है कि वैली के इलाके में हर किसी को उसका पालन करना होगा और उसे कभी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। हमारा लड़का फिर से पूछता है कि क्या ये किसी को पीटने का एक असली कारण है। जल्दबाजी में वो आदमी मुक्का मारने के लिए झपटता है, ये कहते हुए कि अगर उसे ये पसंद नहीं है तो उसकी किस्मत खराब है। उसके आश्चर्य के लिए नायक आसानी से बच निकलता है। एक पल में जवाबी हमला करता है, ये कहते हुए कि इसे आत्मरक्षा कहते हैं। वो आदमी हवा में उड़ जाता है और एक घर की दीवार से जोर से टकराता है। अविश्वास में राहगीर पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। को उस आदमी के पास पहुंचता है जिसे पीटा जा रहा था और उसे उठने में मदद करता है। मुंह खुला रह जाता है। लोग पूछने लगते हैं कि उसमें वैली कबीले के वारिस पर वार करने की हिम्मत कैसे हुई। अचानक एक गुस्से भरी आवाज चिल्लाती है, मो को हरामी कहती है। ये मोर वैली है, लाल बालों वाले लड़के का पिता, जो अपने गार्ड को उसके बेटे के साथ छेड़छाड़ करने के लिए नायक को खत्म करने का आदेश देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के पाइथन अपनी तलवार निकालता है और पूछता है कि किवो ने छोटे मालिक पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की, ये कहते हुए कि अब उसे सिल्वर वैली के नाइट्स के नाम पर उसे खत्म करना होगा। हमारा लड़का चराम को बुलाने का फैसला करता है, जो तुरंत उसके हाथ में प्रकट होती है और उसके विरोधी के वार को रोकती है। हैरान होकर वो आदमी पूछता है कि वो क्या है।
लेकिन इससे पहले कि उसे कोई जवाब मिल पाता, उसे भी जोर से पीछे धकेल दिया जाता है और वो सीधे वैली के पास गिरता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, बुरी तरह घायल हो जाते हैं। हैरान होकर मोर पाइथन को चिल्लाता है और अगर वो अभी भी एक नाइट बनना चाहता है तो तुरंत उठने का आदेश देता है। हमारा लड़का अपनी तलवार उसकी ओर करता है और कहता है, ये राउंड 2 का समय है। इस बीच शहर के लोग सोचते हैं कि क्या लड़का जो कवच पहने हुए है वो 14 होली नाइट्स के ऑर्डर का है। भीड़ इकट्ठा होने लगती है, ये सोचकर खुश है कि आखिरकार कोई तो शहर में जो कुछ हो रहा है उसकी जांच करने आया है, क्योंकि मौरिक करों के रूप में उनके मुनाफे का आधा हिस्सा चुरा रहा था और जो भुगतान नहीं करते थे उन्हें मार डालता था। परेशान होकर मो सोचता है कि उसे पता भी नहीं है कि 14 नाइट्स कौन है, लेकिन मदद करने के लिए साथ देने का फैसला करता है। आदमी की ओर मुड़ते हुए वो पूछता है कि क्या उसने जो कुछ सुना वो सब सच है। घबराकर पसीना बहाते हुए वो आदमी कहता है कि कर खाद्य संकट की स्थिति में एक तैयारी योजना का हिस्सा थे। तब को कहता है कि अगर ऐसा है तो वे हवेली की ओर जा सकते हैं और जगह की तलाशी ले सकते हैं। अपने घुटनों पर गिरकर वो आदमी अपने किए गए गंभीर अपराध के लिए माफी मांगने लगता है। हमारा लड़का स्वीकार करता है और कहता है ठीक है, जब तक वो लिया गया सारा पैसा वापस कर देता है तब तक आरोप हटा दिए जाएंगे। मौरिक सहमत हो जाता है और पूरी भीड़ हमारे लड़के की सराहना करने लगती है, जिससे उसकी प्रसिद्धि 2874 बढ़ जाती है और हमें पता चलता है कि यह भी एक गुप्त खोज थी और अब उसे अगली एक को पूरा करने के लिए महाद्वीपीय सीमा पर एक शहर फालुप जाना होगा। मुस्कुराते हुए लड़का स्वीकार करता है कि उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। एक दूरी से देखते हुए कोई कहता है कि उसने एक नक्काशीदार तलवार देखे हुए बहुत समय हो गया है। एक पहाड़ की चोटी से एक और व्यक्ति पूछता है कि क्या वो 14 नाइट्स में से एक होने का नाटक करने के लिए लड़के को दंडित करने जा रहा है। जवाब में वो पूछता है कि क्या उसका साथी भूल गया है कि भगवान के भविष्यवक्ता ने कहा था कि साहसी लोगों ने चीजों को बेहतर बनाया है, और जैसा कि वे देख सकते हैं कवच में लड़के की बदौलत अब उनके पास करने के लिए कम काम है। सहमत होते हुए सफेद हुड में आदमी पूछता है कि नायक किस तरह का साहसी है। दूसरा हुड वाला व्यक्ति तब कहता है कि वो निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अफवाहों वाला मोह हो सकता है। उसका साथी तब कहता है कि अगर ऐसा है तो उन्हें कुछ समय के लिए लड़के पर नजर रखनी चाहिए। कियो फालुप नामक सीमावर्ती शहर में पहुंचता है और सीधे क्लास एजेंसी की ओर जाता है। जगह छोड़कर वो खुद को जमीन पर फेंक देता है क्योंकि उसे कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर वो सोचता है कि कितने दिन बीत चुके हैं। हमें गुप्त वर्ग के बारे में थोड़ा पता चलता है, जहां जिन लोगों के पास ये होता है उनमें एक ताकत या ज्ञान होता है जो केवल कुछ ही लोग प्राप्त कर सकते हैं, इतना दुर्लभ कि मुश्किल से कोई जानकारी उपलब्ध है। अपने आप में सोचते हुए नायक कहता है कि कम से कम उसने गिल्ड से जानकारी प्राप्त करके कुछ प्रगति की, लेकिन शायद अब उसे जो कुछ वो खोज रहा है उसे खोजने के लिए पूरे शहर को खोजना होगा। अचानक कुछ उसका ध्यान खींचता है। 2 एल्फ उसके ठीक सामने चल रहे हैं, ऐसे जीव जिनकी उसे वहां मिलने की उम्मीद कभी नहीं थी। अचानक एक आदमी दौड़ते हुए मुंह से टकराता है, लगभग उसे गिरा देता है, भले ही गलती उसकी थी। वो आदमी उसे बताता है कि वह कहां जा रहा है। परेशान होकर लड़का पूछता है कि वो आदमी इतना गुस्सा क्यों है जबकि गलती साफ साफ उसकी थी। फिर चिल्लाता है कि उसे उम्मीद है कि वो आदमी मल में कदम रखेगा। अचानक कहीं से भी एक विशाल विस्फोट होता है जिससे हमारा लड़का भी डर जाता है, जिसे पता चलता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। हम उस आदमी को देखते हैं जो दौड़ रहा था, अब वो जमीन पर पड़ा खांस रहा है, ये दुख मना रहा है कि उसने अपना पैसा गिरा दिया। एक और व्यक्ति आता है और सिक्के की थैली पर कदम रखता है। उसे एक हरामी छोटा चोर कहता है। ये वॉन है जो गुस्से में पूछता है कि उस आदमी ने उसे धोखा देने और भागने की हिम्मत कैसे की। उस आदमी की ताकत से मोह प्रभावित होता है, लेकिन उसकी उंगली पर लगी अंगूठी और भी ज्यादा ध्यान खींचती है। गुस्से में चोर एक छिपा हुआ चाकू निकालता है, उस आदमी को मारने पर आमादा है जिसने उसे भागने से रोका था। एक तेज चमक निकलती है और हम देखते हैं कि यह वॉन था जिसने अपनी बड़ी चमकती तलवार से उस आदमी को खत्म कर दिया। सब लोग इस दृश्य से डर जाते हैं क्योंकि लड़का कहता है कि यह सब समय की बर्बादी थी। हैरान होकर कीगो कहता है कि वो तो उस आदमी की हरकतें देख भी नहीं सका, ये महसूस करते हुए कि उसे ये पता लगाने की जरूरत है कि ये आदमी कौन है। एक संदेश दिखाई देता है जिसमें कहा गया है कि उसने एक और गुप्त खोज पूरी कर ली है और अब उसके पास एक दुर्लभ वर्ग का सुराग है। उलझन में हमारा लड़का सोचता है कि क्या उसने ये सही पढ़ा, लेकिन उसके विचारों में एक और संदेश से रुकावट आती है जिसमें कहा गया है कि अब उसे काले लबादे वाले आदमी से बात करनी होगी जो अब तक दृश्य छोड़ चुका है। बाद में जब रात होती है तो हम वॉन को एक अंधेरी गली से चलते हुए देखते हैं और मो बहुत ही चुपके से उसका पीछा कर रहा है। अपने आप में सोचते हुए लड़का कहता है कि उसे अब कोई संदेह नहीं है कि उस युवक की उंगली पर लगी अंगूठी वही है जो गैराटिन की मुहर है, जो उसे उस समय की याद दिलाता है जब कंकाल ने खुलासा किया था कि वो एक तलवारबाज हुआ करता था।
अपने कवच के नीचे मुस्कुराते हुए हमारा लड़का सोचता है कि वो वास्तव में एक भाग्यशाली लड़का है। हालांकि जिस लड़के का वो पीछा कर रहा था वो अचानक गायब हो जाता है, जिससे वो पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। वॉनमो के पीछे प्रकट होता है। उसके चेहरे पर एक उदास नजर है। वो एक हाथ से लड़के की गर्दन पकड़ता है और उसे वापस गली में खींचता है और तुरंत बाद उसे जमीन पर फेंक देता है। उसकी तलवार नायक को जमीन पर टिकाए हुए है। वो लड़का पूछता है कि वो कौन है और वो उसका पीछा क्यों कर रहा है और उसे वो चमकदार हार कहां से मिला है जो उसने पहना हुआ है। ये चेतावनी देते हुए कि खो के पास सच बताने का एक मौका है। कोने वाला लड़का कहता है कि उसे वो वस्तु एक गाशा से मिली। वॉन हमला करता है, उसकी 5% स्वास्थ्य लेता है, फिर पूछता है कि क्या मो सोचता है कि वो मजाक कर रहा है। जमीन पर लड़का जोर देता है कि यह सच है, ये कहते हुए कि उसने लिंडर ओक के गांव में एक बूढ़े आदमी से 2 बर्बाद टुकड़े खरीदे थे। लबादे वाला आदमी युवक के कवच को पकड़ता है, ये पूछते हुए कि वो बूढ़ा आदमी कैसा दिखता था। हमारा लड़का कहता है कि उसके सफेद बाल थे और उसने एक लबादा पहना हुआ था। सब कुछ महसूस करते हुए गारिन ताकत से कियो को छोड़ देता है। धीरे से बुदबुदाता है कि ये सारा समय वो आदमी लिंडर ओक में था, पूरी तरह से ठीक होकर अपने पैरों पर वापस आ रहा था। हमारा लड़का पूछता है कि वह बूढ़ा आदमी वास्तव में कौन है। दूसरा जवाब देता है कि वह एक ए क्लास का विशेष अपराधी है जिसे लारा द गैम्बलर के नाम से जाना जाता है। ये सुनकर मो काफी हैरान रह जाता है। वॉन तब खुलासा करता है कि उसे उस आदमी को खोजने के लिए नियुक्त किया गया था जो लैंड्रस कैवलरी के लापता होने के बारे में जानता है। ये देखकर कि हमारे लड़के को पता नहीं है कि वो क्या बात कर रहा है, वो आदमी उसे एक अज्ञानी बेवकूफ कहता है। फिर बताता है कि वो उस घटना की जांच कर रहा है जिसने लैंड्रस कैवलरी को गायब कर दिया, केवल खंडहर छोड़कर। किड्डू तब पाता है कि वो हार जो वो इतने समय से पहने हुए था वो कैवलरी के कार्यकारी कमांडर पॉलन का था। चमकते हुए रत्न को देखते हुए वो सोचता है कि उसने हमेशा सोचा था कि ये वस्तु अद्भुत थी, लेकिन उसने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी। वॉन तब कहता है कि ये देखते हुए कि उसे अब कोई चोट नहीं लगी है, हार असली होना चाहिए, और मुंह पर हमला करते हुए घोषणा करता है कि अब इसे अपने लिए लेने का समय है। अपने कवच पर खरोच के साथ नायक पूछता है कि वो आदमी क्या कर रहा है। दूसरा जवाब देता है कि चूंकि पोलर रन अब नहीं है, उसे बस उस वस्तु को लेने के लिए लड़के को खत्म करना है, इसलिए उसे एक अच्छा लड़का होना चाहिए और बस अपनी किस्मत स्वीकार करनी चाहिए। सदमे में ही वो पूछता है कि क्या उस आदमी ने शुरू से ही उसे मारने की योजना बनाई थी। पुष्टि करते हुए वो आदमी कहता है, मरे हुए आदमी कहानियां नहीं सुनाते। चराम को पकड़कर नायक को पता चलता है कि इसीलिए उसके प्रतिद्वंद्वी ने इतनी आसानी से वो सारी जानकारी क्यों बताई। उसके विचार उसे धीमा कर देते हैं और उसे एक और वार लगता है जो उसकी एचपी को 10% से नीचे गिरा देता है। वॉन तब मांग करता है कि लड़का हार सौंप दे, लेकिन इसके बजाय उसे एक आश्चर्य मिलता है क्योंकि मो अभी भी बरकरार है, पहले से ही पूरी तरह से ठीक होकर वापस उठ रहा है। परेशान होकर वो आदमी पूछता है कि क्या वो अमर है। नायक के पीछे प्रकट होते हुए वो उसे अपने अंतिम शब्द कहने के लिए कहता है, क्योंकि वो हर बार जब वे मिलेंगे तो उसे मारता रहेगा। दर्द से मरते हुए को सोचता है कि उसे बस 3 और सेकंड के लिए सहना है, लेकिन वॉन फिर से प्रकट होता है, ये पूछते हुए कि क्या लड़के ने वास्तव में सोचा था कि वो बस बैठकर उसकी रिकवरी का इंतजार करेगा। एक और वार के साथ नायक की एचपी 3% से नीचे गिर जाती है। उसकी चेतना फीकी पड़ने लगती है। अपनी आंखें खोलते हुए वो किसी को ये कहते हुए देखता है कि एक तलवारबाज अपनी मान्यताओं को अपनी तलवार में दफन कर देता है और अपना जीवन उसे समर्पित कर देता है। एक सच्चाई जिसकी उसे लड़के को याद दिला देनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक शीर्ष स्तरीय गुप्त मिशन है। हमें पता चलता है कि रहस्यमय व्यक्ति ने हमारे लड़के को मौत से बचाया और अब वॉन से लड़ रहा है, ये कहते हुए कि वो लालच से अंधा हो गया है और एक कुत्ता बन गया है, इसलिए उसे एक गद्दार होने के लिए खत्म कर दिया जाना चाहिए। हकलाते हुए वो आदमी कहता है कि उसके मालिक ने स्थिति को गलत समझा और उसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए बस एक और मौका चाहिए। रॉबिन बिना दया के उस आदमी को मार डालता है, ये कहते हुए कि वो शैतान को खुद को समझा सकता है। हैरान होकर कियो सोचता है कि क्या उस आदमी ने वास्तव में उस युवक को इतनी आसानी से खत्म कर दिया, लेकिन वो उसके सामने आता है, ये घोषणा करते हुए कि अब उसकी बारी है, कि वो अब जीवित नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत कुछ जानता है। भयभीत हमारा लड़का सोचता है कि उसका पिछला प्रतिद्वंद्वी पहले से ही कोई आसान नहीं था और अब उसे एक पूरी तरह से अलग स्तर के किसी व्यक्ति का सामना करना है। वो खड़ा हो जाता है और उसे याद आता है कि उसने सर्किट पर सब कुछ दांव पर लगाने का वादा किया था। रॉय को अपने इस रवैये से हैरान करते हुए वो सोचता है कि वो गुप्त वर्ग तक पहुंचने का मौका नहीं छोड़ सकता, भले ही वो मर जाए और उसे एक दंड मिले। जिज्ञासु होकर वो आदमी पूछता है कि क्या वो वास्तव में लड़ना चाहता है, भले ही वो उनकी क्षमताओं में भारी अंतर जानता हो। मौ जवाब देता है कि भले ही वो बच जाए, रॉय उसका पीछा करता रहेगा, इसलिए उसे अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए।
वो आदमी तब सोचता है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक अविश्वसनीय मानसिकता है जो बुरी तरह डरा हुआ है, कोई बहुत दुर्लभ है, यहां तक कि तलवारबाजों में भी। अचानक लड़के की उंगली पर लगी अंगूठी उसका ध्यान खींचती है, जिससे वो जोर से पूछता है कि क्या वो तलवारबाज की मोहर है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो पूछता है, वो आदमी भी कियो की ओर बढ़ता है, जो ये बताने लगता है कि उसे अंगूठी कहां से मिली। हैरान होकर रोबी पूछता है कि क्या वो वास्तव में जिरेट के बारे में बात कर रहा है, और वो पुष्टि करता है कि हाँ, वो है। वे कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को घूरते हैं। लड़के को जमीन पर गिरने देते हुए वो आदमी कहता है कि यह विश्वास करना असंभव है कि उसने जिरेटिन को हराया, लेकिन उसे कहानी में सच्चाई महसूस हुई। वापस उठकर मोस पूछता है कि क्या जुराटिन भी एक तलवारबाज था। वो आदमी हाँ कहता है और बताता है कि सैकड़ों साल पहले वो दो मुंहा गद्दार था जिसने तलवारबाज को छोड़ दिया और शाही सेना में शामिल हो गया। तब चूंकि तलवारबाज अभी अभी उभरे थे, कोई भी सेना के खिलाफ खड़ा नहीं हो सका। कीटो को एहसास होता है कि यही वजह थी कि कंकाल के पास अंगूठी थी। फिर वो रॉय से बदला लेने का मौका छीनने के लिए माफी मांगता है। आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि अब लड़के के पास केवल दो विकल्प हैं। हर बार जब वो पुनर्जीवित होता है तो दर्द से मरना या व्रोन की खाली जगह भरना और तलवारबाज में शामिल होना। बिना किसी हिचकिचाहट के हमारा लड़का कहता है कि वो समूह में शामिल होना चाहता है, जिससे वो आदमी इतने जल्दी लिए गए फैसले से हैरान हो जाता है। फिर भी रोबी पूछता है कि क्या वो जो कुछ कहा है उसके बारे में सुनिश्चित है। फिर सहमत होता है, ये कहते हुए कि उसे यकीन नहीं है कि बच्चा वास्तव में एक तलवारबाज बन सकता है। अचानक वो आदमी मो के चेहरे पर मुक्का मारता है। बिना हेलमेट के वो केवल ये सोच सकता है कि उसे क्यों मारा गया। जैसे ही वो धीरे धीरे बेहोश होता है, रोबी मुस्कुराता है और उसका स्वागत करता है, उसे एक बकवास नौसिखिया कहता है। इस बीच अभयारण्य के रूप में जाने वाले प्रशिक्षण कक्ष में हमारे नायक एक द्वंद्व के लिए तैयार होते हैं। असली मजा शुरू होने से पहले लीक हो और वो युवती दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। उसी क्षण लड़का तलवारबाज की ओर दौड़ता है, अपना हमला शुरू करता है। जोड़ी की लकड़ी की तलवारें हवा में टकराती हैं, लेकिन लड़की की ताकत हमारे नायक को थोड़ा शर्मिंदा कर देती है। एक आकर्षक मुस्कान के साथ वो युवती एक चंचल वार के साथ उसका सामना करती है। बार बार हमला करते हुए कीहो हर कीमत पर खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, ये महसूस करते हुए कि लड़की कितनी अच्छी है। एल्फ चिल्लाती है कि वो नायक की तलवार को ट्रैक कर सकती है। ली समझता है कि उसके कौशल कहीं बेहतर हैं, ये सोचकर कि वो मास्टर छात्र से कम की उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन कुछ उस युवती का ध्यान खींचता है और अपनी हरी आंखों से वो ये समझने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि ली को किसी तरह का मौका मिल गया है और वो वार करने का मौका लेता है। हालांकि उसकी रणनीति काम नहीं करती है और उसे मार लग जाती है। जमीन पर गिरा हुआ लड़का एक आंख खोलता है और अपनी ओर बढ़ता हुआ एक हाथ देखता है। यह किया है जो मुस्कुराती है और कहती है, लड़का बुरा नहीं है। उसके आगे बस एक लंबा रास्ता है। राहत की थोड़ी सी मुस्कान के साथ योद्धा लड़की के लिए एक जवाब देने की कोशिश करता है। हम दोनों के बीच एक बंधन बनना शुरू होते हुए देखते हैं और ली कहता है कि वो अगली बार जीत जाएगा। वहां से दूर हम देखते हैं कि किसी तरह की दिलचस्प बातचीत हो रही है। क्या हमारा नायक अपनी मां के साथ फोन पर है, जिन्हें उसके कीमती डॉलर मिल गए हैं। थोड़ी बहस छिड़ जाती है क्योंकि महिला सोचती है कि वो सारा पैसा चोरी जैसी संदिग्ध गतिविधियों से आया है। उसी क्षण लड़के को पता चलता है कि वो किसी चीज के लिए बहुत देर से है और बस कॉल समाप्त करने का फैसला करता है। वो सघन प्रशिक्षण तब तक चलता रहा जब तक कि उस नौजवान को यह सोचने पर मजबूर न होना पड़ा कि क्या एलीट की तरह प्रशिक्षण लेना वाकई इसके लायक है भी या नहीं। लेकिन वो जितना अधिक मिशन के लिए बुलाए गए नेता से मार खाता, उतना ही थक जाता। ली का ये सब सहने का एकमात्र कारण किया कि मुस्कान थी। लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए उसने बताया कि वो आखिरकार एक आधिकारिक मिशन के लिए बुलाए जाने से खुश है। किया ने तब कहा कि उत्साहित होना ठीक है, लेकिन उसे ये जानकारी बाहर लीक ना होने देने के लिए बेहद सावधान रहना होगा। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अगली बार अभयारण्य सैंक्चुरी में मिलने पर सहमत हुए। मुस्कुराते हुए ली ने अपनी दोस्त को दूर जाते देखा और अपने मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वो सोचने लगा कि क्या उसे आखिरकार एस्परागन जाने को मिल पाएगा। इसी बीच शहर में हमें एक खूबसूरत कैथेड्रल दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि ली एक बहुत सफल तलवारबाज बन गया था। अपने प्रदर्शन के प्रमाण के तौर पर उस नौजवान को तलवारबाज की मुहर नाम की एक अंगूठी मिली जो उसकी हमला शक्ति बढ़ाती है। तब नायक ने बताया कि शहर में अपना मिशन जारी रखने के लिए उसे पारागन जाना पड़ा था। चूंकि उस जगह की यात्रा करने वाले जहाज इसी शहर से चलते थे, इसलिए उसने महसूस किया कि खिलाड़ियों की संख्या बढ़ गई है। दो नौजवानों के कवच को देखकर वो सोचता है कि सब कुछ कितना शानदार लग रहा है और शहर में घूमते हुए उसने एक्सेसरी की बिक्री और जंगली उपलब्धियों के बारे में बातचीत सुननी शुरू कर दी। उसके विचार अतीत की ओर चले गए जब सभी खिलाड़ी जादुई वस्तुएं पाने के लिए स्लाइम्स का शिकार करते थे। अचानक मदद के लिए पुकारती किसी की आवाज ने हमारे लड़के का ध्यान खींचा।
ये एक हताश खिलाड़ी था जो कह रहा था कि वालेंको में शिकार से उसने जो कुछ भी कमाया था वो चोरी हो गया है। हर कोई ये टिप्पणी करने लगता है कि नंबर 1 गिल्ड उन जमीनों के साथ क्या कर रहा है। जानकारी जुटाने की कोशिश में हमारा लड़का खुद को स्थिर खड़ा पाता है, हर फुसफुसाहट को ध्यान से सुन रहा है। दूर एक एकांत द्वीप पर हम देखते हैं कि कुछ हो रहा है। ये नंबर 1 गिल्ड के सदस्य हैं जो अन्य खिलाड़ियों को एक गुफा में प्रवेश करने से रोक रहे हैं, जबकि कुछ गुंडे अधिक कमजोर खिलाड़ियों को धमका रहे हैं। वही नौजवान जो पहले मदद के लिए बुला रहा था वहां आता है। तब गंजा आदमी मोल भाव शुरू करता है, ये पूछते हुए कि क्या लड़के को कोई अंदाजा है कि उसने जिस चीज को खरोंच दिया है उसकी कीमत कितनी है। लेकिन अचानक ली स्थिति को सुलझाने के लिए आता है और उस गंजे गुंडे को डरा देता है। अपनी पूरी मिठास के साथ नायक उन बुरे लोगों के साथ तर्क करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि ये एक सार्वजनिक जगह है और हर कोई आजादी से खेल सकता है। लेकिन गुंडों की टोली को तर्कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और जल्द ही हमारे योद्धा को धमकाना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों से निपटना पहले से जानते हुए कि वो स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करता है और कुछ शानदार बातें कहना शुरू कर देता है। फिर वो उन कायरों को भगाने की कोशिश में अधिक आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करता है। लेकिन उसी क्षण गंजा आदमी हाथापाई शुरू करने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से उसके लिए वो अपना हमला पूरा कर पाता, इससे पहले ही हमारे तलवारबाज ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत वार कर दिया। अपने नेता को हवा में उड़ते देख उसके बगल वाला आदमी पूछता है कि नायक कौन है, और जवाब सुनने से पहले वो दूसरे डाकुओं को बाहरी व्यक्ति पर पूरी ताकत से हमला करने का आदेश देता है। तेज सोचते हुए ली ये निष्कर्ष निकालता है कि उस कचरे से निपटने के लिए चरामा को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। वो केवल अपने मुक्कों का उपयोग करके खुद का बचाव करने का फैसला करता है। अपने प्रशिक्षण के अद्यतन होने का फायदा उठाते हुए ली ने तेजी से वो सब कुछ लागू करना शुरू कर दिया जो उसने पिछले कुछ महीनों में अभ्यास किया था, गिल्ड के सदस्यों को एक एक करके पस्त करते हुए। हैरान होकर जो लोग अभी भी खड़े थे वे सोचने लगे कि ये बदमाश कौन है। एक आदमी को जमीन से उठाते हुए नायक दिखाता है कि उसने पुरुषों को बात करते हुए सुना था। फिर पीछे देखते हुए वो घोषणा करता है कि वो बस एक खिलाड़ी है जो शिकार के मैदान में शिकार करने आया है, जिससे एक असली सघन हाथापाई शुरू हो जाती है। उसी क्षण कोई अपरिचित दिखाई देता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। ये सूका निम है जो नंबर 1 गिल्ड का निष्पादन कप्तान है। सभी गुंडे उस आदमी के आने पर खुश होते हैं, अपनी सारी उम्मीदें उसके कौशल पर टिका देते हैं। लेकिन किसी भी तरह का टकराव शुरू होने से पहले सभी को एहसास होता है कि कुछ योजना के अनुसार नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लड़ाका एक प्रतीक पहने हुए हैं जो केवल 9000 से ऊपर के खिलाड़ी ही पहनते हैं। उसी क्षण ली देखता है कि हर कोई डर से कांप रहा है और अब किसी तरह की कार्रवाई करने का समय है। हमें पता चलता है कि जब हमारा हीरो प्रशिक्षण ले रहा था तब सर्किट में कुछ चीजें बदल गई थीं। विशेष रूप से खिलाड़ियों को कैसे रैंक किया जाता था इस संबंध में, क्योंकि पहले अच्छी रैंक पाने के लिए हमें प्रसिद्ध या ऐसा ही कुछ होना पड़ता था। हालांकि एक निश्चित सूचना गिल्ड ने उस तरह के नियमों को मोड़ना शुरू कर दिया जिससे चीजें भ्रमित हो गईं। अपने दांत पीसते हुए मजबूत लंबे बालों वाला योद्धा दिखाता है कि वो गुस्से में है, और जब वो हमला करने की तैयारी करता है तो वो ये याद दिलाना सुनिश्चित करता है कि गिल्ड को तुरंत रैंकअप करने की जरूरत है। अन्य योद्धाओं के साथ एक जोरदार युद्ध घोष करते हुए वो खेल के आदेश को भंग करने के लिए गार्डों को बुलाने की धमकी देता है, ये कहते हुए कि पहले उसे उस बाहरी व्यक्ति का ध्यान रखना होगा जो सिर्फ परेशानी खड़ी करने आया है। लेकिन हमारा हीरो ऐसे अपमान के सामने चुप नहीं रह सकता, और इससे पहले कि वो आदमी अपनी बात पूरी करे वो दौड़कर जाता है और उसे दूर फेंक देता है। अपनी शक्ति को जादू से बुलाते हुए ली गिल्ड में हर किसी का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है जब तक कि उसकी तलवार प्रकट नहीं होती और वो मामले को अपने तरीके से निपटाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो कहता है कि वो चाहता है कि हर कोई ध्यान से देखे कि कैसे गिल्ड टुकड़ों में बिखर जाता है। एक चौंधियाने वाली रोशनी पूरे स्थान को भर देती है। हवा में तीव्र नीली किरणें चलती हैं जिससे हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। ली अंदर भागने का मौका लेता है, अपने भटके हुए दुश्मनों को पूरी ताकत से मारता है। वे समझ भी नहीं पाए कि अभी क्या हुआ था। दूर से हमारा लड़का 2 आलसियों को देखता है, ये दिखाते हुए कि वे उसकी तेजस्वी तलवार का अगला स्वाद लेंगे। हालांकि वे इतने बेवकूफ नहीं थे, और स्थिति की गंभीरता को महसूस करने पर वे जल्दी से एकजुट होते हैं और दृश्य से भाग जाते हैं, जिससे नायक अकेला रह जाता है। तुरंत उसके लिए एक संदेश पॉपअप होता है जो सूचित करता है कि आरक्षित जहाज निकलने वाला है। उसी क्षण उसे याद आता है कि इस सब अराजकता से पहले उसे एक मिशन पूरा करना था। जिस लड़के को उसका सामान वापस मिला था उसे हल्की सी मुस्कान देते हुए हमारा हीरो जाने का फैसला करता है। वहां से दूर कुछ समय बाद हम वेलुडॉन जहाज को शहर के आसमान के ऊपर तेज गति से उड़ते हुए देखते हैं। ऊपर से नीचे देखते हुए हमारा लड़का दृश्य की सुंदरता से आश्चर्यचकित है, इस बात से अनजान कि कोई पास आ रहा है। तब आदमी पूछता है कि क्या ली ही वो है जो मिशन के लिए आया है। तभी हमारे हीरो को पता चलता है कि उस आदमी की उंगली पर भी एक अंगूठी है।
सम्मानपूर्वक सलाम करते हुए नायक संगठन और उसके मिशन के लिए गहरा सम्मान दिखाता है। सच पर केवल ब्लेड से ही सवाल उठाया जाए, आदमी विनम्रता और दयालुता से बाहरी व्यक्ति को जवाब देता है। हालांकि खो को आदमी के आभा मंडल में कुछ अजीब लगता है। वो तुरंत अंतर्दृष्टि इनसाइट कौशल को सक्रिय करता है, जो उसे लोगों के नाम और स्तर देखने की अनुमति देता है। ध्यान से देखने पर लड़के को एहसास होता है कि वो योद्धा स्तर 91 का है, जबकि वो आदमी शांत खड़ा है, एक दोस्ताना मुस्कान के साथ। फिर कहता है कि उसे यहाँ एक तलवारबाज मिलने की उम्मीद नहीं थी। ली अपना परिचय मो के रूप में देता है और अजनबी कहता है कि उसका नाम कॉय है, जो लॉजवेन शहर का एक तलवारबाज है। लेवल 91 का तलवारबाज उन सारी हाल की घटनाओं का ध्यान से विश्लेषण करते हुए कहता है कि उत्तर के गांव में कुछ जरूर हुआ होगा, क्योंकि 5 इतनी बड़ी हस्तियों के उस जहाज पर होने का कोई और कारण नहीं है। ली को कुछ खास समझ नहीं आ रहा होता है कि बात कहां जा रही है, और वो आदमी उसे अपने पीछे आने का न्योता देता है। दोनों तलवारबाजों के सामने एक खूबसूरत गेट द्वार प्रकट होता है और मो ये जानने को उत्सुक लगता है कि ये कहां जाता है। अचानक, इससे पहले कि उसकी आंखें रोशनी से तालमेल बिठा पाती, गेट खुल जाता है, जिससे एक ऐसी चमकीली रोशनी निकलती है जो अंधा कर सकती है। जैसे ही नायक कमरे में प्रवेश करता है, वो पूरी तरह से अचंभित हो जाता है, यहां तक कि उसे दिशा का भी ज्ञान नहीं रहता। तय जगह पर पहुंचने पर कुछ देखने के बाद वो लड़का कुछ सेकंड के लिए जम जाता है। कॉलॉय एक मेज की ओर इशारा करता है जहां 5 लोग बैठे हैं, जो स्पष्ट रूप से पूरे महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं, जिससे मो पूरी तरह से चौंक जाता है। किराए के सैनिकों में से एक आक्रामक तरीके से पूछता है कि क्या वे दोनों लड़के या बच्चे मिशन के लिए विजेताओं की टीम में शामिल होंगे। इवोनी, एक खूबसूरत महिला, पूछती है कि क्या वे दोनों ठीक रहेंगे, क्योंकि वे कमजोर दिखते हैं। इस बीच एक पवित्र नाइट मुस्कुराता है और कहता है कि उनमें से एक, भले ही वो न दिखे, एक साहसी एडवेंचरर है जिसे अमरता का आशीर्वाद प्राप्त है। उस पल ली अवाक रह जाता है, उसे पता ही नहीं था कि वो इतना प्रसिद्ध है। मेज पर जोर से हाथ मारते हुए कोई कहता है कि उन्होंने सुना है कि इस नौजवान ने एक सच्चा तलवारबाज बनने में कामयाबी हासिल कर ली है। यह है गॉन, जो टीस का स्वॉर्ड मास्टर तलवारबाज गुरु है। हालांकि हमारा योद्धा केवल इस बात के बारे में सोच सकता है कि इस मास्टर का लेवल 244 है। हमें पता चलता है कि तलवारों में शक्ति होती है और एक स्वॉर्ड मास्टर बनना सभी तलवारबाजों का अंतिम लक्ष्य होता है। इसीलिए उस आदमी को पौराणिक माना जाता है। ये जानकर कि वो सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ के बीच है, ली तुरंत झुककर अपना परिचय मो के रूप में देता है। मास्टर फिर उसके साथ मौजूद दूसरे युवक के बारे में पूछते हैं और वो भी तुरंत अपना परिचय देता है, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर उसे खतरे भरी नजर से घूरता है। एक पल के मौन को भांपते हुए ली थोड़ा अजीब महसूस करता है, लेकिन सतर्क रहता है। कुछ और सेकंड तक मास्टर जानबूझकर अपने होंठ सिले रखते हैं और कुछ नहीं कहते, फिर अचानक जोर से हंसने लगते हैं, ये महसूस करते हुए कि ये युवा बिल्कुल भी कायर नहीं थे। उस पल हमारे योद्धा को स्वॉर्ड मास्टर से मिलने के कारण एक नई स्किल मिलती है, जिससे उसे +2 विशेषता एट्रीब्यूट प्राप्त होता है, जो उसे बहुत खुश करता है। वो फिर बताता है कि वो अब सच में जानना चाहता है कि उसके सामने खड़े हुए 5 लोग कितने ताकतवर हैं, और उसे इसमें कोई हैरानी नहीं है कि मिशन की कठिनाई वास्तव में उच्च है, क्योंकि ऐसे अद्भुत लोग इसमें भाग ले रहे हैं। अचानक एक अलर्ट बजता है, जिससे सब लोग हैरान रह जाते हैं। जहाज के कप्तान की आवाज आती है, उन्हें सूचित करते हुए कि कुछ ही पलों में वे नॉर्डोम स्नो वॉल पर पहुंचने वाले हैं, और भले ही ये पहली यात्रा समाप्त होती दिख सकती है, ये एक भयानक चुनौती की बस शुरुआत है। समूह के लिए आगामी गुप्त मिशन के विवरण पर चर्चा करने का समय आ गया है। स्वॉर्ड मास्टर को सबको बुलाते हुए सुनकर ली बस सिर हिलाता है। तभी उसे पता चलता है कि मिशन का लेवल बदल गया है और अब मुकाबला रैंक SS का है। इस बीच लैंगनेस के उत्तर में हम बर्फ के ऊपर एक विशाल स्नोबॉल, बर्फ का गोला को उठते हुए देखते हैं, और हमें पता चलता है कि मिशन के लेवल में वृद्धि से हैरान होने वाला हमारा नायक अकेला नहीं था। एक कागज पकड़े हुए स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो मिशन जल्दी ही रद्द हो सकता है। एक योद्धा बेपरवाह होकर कहता है कि यह वास्तव में सबसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर किसी नौसिखिए को वहां भेजा जाता है तो वो शायद कभी जिंदा वापस ना लौटे। इस भ्रम का फायदा उठाते हुए वो महिला पूछती है कि मिशन की कठिनाई में वृद्धि का कारण क्या था। दस्तावेज को पकड़कर गोरा नाइट उस हिस्से को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करता है जिसमें इस अप्रत्याशित बदलाव का जिक्र है, जिससे पता चलता है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि अलौकिक घटना का स्रोत खोज लिया गया था। पहले कभी इसके बारे में न सुनने के कारण ली सोचता है कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। समझाते हुए गोरा आदमी कहता है कि पूर्वी महाद्वीप पर लेवल में बदलाव एक बिजली के बोल्ट के कारण हो रहे हैं। बालों वाले योद्धा लॉ हेड वॉरियर आगे कहता है कि यह लाल बिजली है, इसलिए इसमें कोई जीव जरूर शामिल होगा। स्वॉर्ड मास्टर, तलवारों के गुरु, बीच में आते हैं और कहते हैं कि इतना बड़ा असंतुलन पैदा करने वाला केवल वो भयानक जीव गार्नेस्ट ही हो सकता है। गोरा नाइट फिर यह समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें भी नहीं पता कि वो दैत्य वहां कैसे पहुंचा।
हमें पता चलता है कि वो भयानक जीव अज्ञात महाद्वीप से आया है और उसने ठीक इन्हीं बर्फीले क्षेत्रों में अपना घर बना लिया है। हर कोई गोरे आदमी की तरफ देखने लगता है, यहां तक कि ली और कोरे भी ये समझने की उम्मीद कर रहे हैं कि असल में क्या चल रहा है। इस चुप्पी को तोड़ते हुए बर्बर योद्धा बारबेरियन इनाम के बारे में पूछता है। मुस्कुराते हुए नाइट कहता है कि जानवर को हराने वाले के खाते में 50 जादुई सिक्के जमा किए जाएंगे। फिर वो महिला कहती है कि उसे उस वादे के पैसे के अलावा कुछ और चाहिए, माइनस उसे तुरंत एस्पारागन बाजार के सारे भोजन का अधिकार चाहिए। नाइट फिर कहता है कि गॉन भी अगर चाहें तो कुछ मांग सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो क्या दे सकते हैं, क्योंकि मास्टर के पास तो लगभग सब कुछ है। गॉन तब कहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह के इनाम की जरूरत नहीं है। चुनौती में शामिल होने के लिए उनकी एकमात्र शर्त यह है कि 2 नौसिखिए रुकीज उनकी टीम में हों। निमंत्रण के बाद ली के लिए एक संदेश आता है। इस बीच लैंगर के किले पर बर्फ गिरती रहती है। हमें पता चलता है कि वहां स्नो लाइंग ड्रैगन नाम का एक बड़ा सराय इन है। पवित्र नाइट्स के संगठन ऑर्डर ऑफ सेक्रेड नाइट्स का एक सदस्य प्रकट होता है और बेलिका के नाम पर रक्षकों का अभिवादन करता है, और हर कोई उस आदमी के गर्मजोशी से भरे स्वागत से और भी ज्यादा खुश हो जाता है, जो स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली था। जैसा कि हम देखते हैं कि उसके सिर के ऊपर उसका लेवल 172 है। इसके बाद उन्हें एक मेज वाले स्थान पर ले जाया जाता है, जहां वास्तव में जरूरी मामलों को समझाया जाएगा। वो बर्बर योद्धा छोटी मोटी बातों में ज्यादा समय नहीं गंवाता और तुरंत पूछता है कि वर्तमान स्थिति क्या है। पवित्र नाइट के अनुसार वो लाल बिजली अब फीकी पड़ने लगी है। मास्टर तब कहते हैं कि अब हमला करने का एक शानदार अवसर होगा। उत्साहित होकर बर्बर कहता है कि इस स्थिति में वह अधिक प्रभावी ढंग से हमला करने के लिए ठीक अगली पंक्ति फ्रंट लाइन में रहेगा। सहमत होते हुए लीडर कहता है कि वो और नौसिखिया तलवारबाज पीछे से हमला करेंगे, लेकिन ये बात ली को कुछ अजीब लगती है, जो असहज दिखता है ये जानते हुए कि वो पीछे से लड़ेगा। बाकी सभी जो भी सामने आए उसके लिए तैयार लगते हैं। पवित्र नाइट उनके उत्साह से खुश है और कहता है कि वो मदद के लिए एक अद्भुत जादू स्पेल तैयार करेगा। खड़े होते हुए स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि वहां मौजूद हर किसी को योजना का पालन करना चाहिए। वहां से दूर हम देखते हैं कि भयंकर ठंड है, क्योंकि पहले से ही पूरी तरह से सफेद ढके हुए उस स्थान पर बर्फ गिरने लगती है। तूफान हमारे योद्धा की दृष्टि को बहुत बाधित करता है, जो चलने की कोशिश करता रहता है। आसमान की ओर देखते हुए वो महसूस करता है कि उसके सिर पर बर्फ जल्द ही गिरना बंद नहीं होगी। हालांकि जैसा उन्होंने कहा था, उसके विपरीत एक भयंकर लाल बिजली जमीन से टकराती है। उन्हें ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन बिजली गिरने के बाद उन्होंने जमीन पर निशान को तुरंत पहचान लिया। भ्रमित होकर ली सोचता है कि क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भयानक अजगर ने अपने पंख फड़फड़ाए थे। अपने दोस्त को पीछे छूटते हुए देखकर कॉल चिल्लाता है कि मो तेजी से चलना शुरू करे। हमारी बहादुर टीम अपनी स्थिति लेने लगती है और ऐसा लगता है कि एक भव्य लड़ाई के लिए सब कुछ तैयार है। उस पल पवित्र नाइट घोषणा करता है कि चूंकि वे सब एक साथ हैं, तो ये अपने जादू को शुरू करने का समय है। अजना कर्मचारियों वाला डंडा स्टाफ उठाते हुए शक्तिशाली जादूगर एक महान जादू करना शुरू कर देता है, जो टीम की मदद करेगा। बर्फ को छूने पर एक तेज आवाज पूरे वातावरण को भर देती है। आसमान की ओर देखते हुए उन सभी को पता चलता है कि सब कुछ शांत हो गया है। ली ध्यान से अपने हाथों को देखता है और महसूस करता है कि अपने कवच के नीचे भी वो अभी भी कांप रहा है। जब जादूगर अपना जादू जारी रखता है तो कुछ नायक का ध्यान खींचता है। वो है जादूगर का इस्तेमाल करने के लिए प्यार का एक खूबसूरत भजन गाना। एक पवित्र घंटी सीक्रेट बेल हिलाने पर यह पल दोनों पुजारियों के लिए अधिक तीव्र हो जाता है। ऐसा लगता है कि अंततः हमारे चैंपियनों के साथ कुछ होना शुरू हो जाता है, जो पवित्र जादू से उत्तरोत्तर खुश और आश्चर्यचकित होते हैं। उनके सामने नई क्षमताएं प्रकट होने लगती हैं। ये सब उस क्षण के पक्ष में होता है जिसमें वे जी रहे हैं, जिससे हर कोई काफी हैरान और उत्साहित हो जाता है। अपने आप में सोचते हुए ली कहता है कि उसके शरीर में प्रवेश करने वाली शक्ति की मात्रा को देखते हुए नई क्षमता अपने चरम पर है। हालांकि इससे पहले कि वे उस जादुई और खास पल को जारी रख पाते, एक तेज धमाका होता है। आंखें फाड़कर ली जल्दी से समझता है कि वो क्या था। अपनी तलवार खींचते हुए मास्टर कहते हैं कि वास्तव में उस बदमाश ने खुद ही वहां प्रकट होने का फैसला कर लिया है और फिर सबको तैयार रहने का आदेश देते हैं। अपनी शक्तिशाली ढाल को बर्फ पर रखते हुए हमारा बर्बर योद्धा पहले से तय किए अनुसार आगे बढ़ता है। इस बीच हमारी योद्धा उस भयानक जानवर का सामना करने के लिए अपनी क्षमताओं को तैयार करती है, जो स्थान के करीब आ रहा है। आसमान को ध्यान से देखते हुए गोरा नाइट ये समझने की कोशिश करता है कि क्या नजदीक आ रहा है। ली किसी को पता नहीं चलने देता, लेकिन अपने विचारों में बताता है कि वो चिंतित है कि वो जीव कहां दिखाई देगा। जल्दी पता चलता है कि राक्षस ने ठीक उसके पीछे की जगह को चुना है। अजगर के पंखों की फड़फड़ाहट से बर्फ सभी दिशाओं में उड़ती है। मुड़कर ली मानसिक रूप से जो भी सामने आता है उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है।
फिर उसे पता चलता है कि एक भयंकर खतरनाक जीव उसके सामने खड़ा है। अपने नुकीले दांत दिखाते हुए अजगर अपना मुंह खोलता है और हम उसके गले के पीछे एक रोशनी देख सकते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वो जीव एक जोरदार दहाड़ मारता है। अब जबकि अजगर आ गया है और ली को पता है कि वो ठीक उसके पीछे है, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा?